हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए हमारे लाइव सेशन में। एंड सारे बच्चे जितने भी लाइव आ रहे हैं एक बार मुझे कंफर्म करिएगा दैट आपको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है या नहीं। चलिए मेरे तरफ से तो ऑल क्लियर है। सो आप भी एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा सो दैट हम लोग आज के क्लास को आज अच्छे तरफ से कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, चलिए सारे बच्चे फटाफट ज्वाइन हो जाइए, तब तक मैं काम कर लेता हूँ। ओके ओके, सो वी आर लाइव नाउ। ओके, तो आ चुके हैं कुछ स्टूडेंट। गुड इवनिंग रुपेश, गुड इवनिंग प्रियंका, गुड इवनिंग सुलभ शक्ति। सर टाइम चेंज कर दिए क्या? नहीं डियर, टाइम नहीं चेंज किया है। आज एक न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ, हम लोग कर रहे हैं, तो सोचे यूट्यूब में कुछ क्लासेस हो जाए, तो इसीलिए ये टाइम रखा गया है ताकि सारे बच्चे जो है वो लाइव देख पाएंगे, है ना, और लाइव सेशन को एंजॉय कर सकते हैं इसीलिए। सरिका वेरी गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग चंपू, है ना, चंदन वेरी गुड इवनिंग डियर। चलिए आ चुके हैं अभिषेक कुमार, वेरी गुड इवनिंग डियर। तो आई थिंक अब सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। विकास कुमार सर, इज दिस द टॉपिक इंडिपेंडेंट फ्रॉम द थर्मो? यस यस यस, ये टॉपिक नहीं, दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट, दिस इज अ कंप्लीट न्यू सब्जेक्ट, है ना, दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट, यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस कि ये कोई जो है वो आपका थर्मो से रिलेट, हाँ रिलेट ऑब्वियसली करेगा, थर्मो से ही कनेक्टेड है ये, लेकिन ये कंप्लीट एक अलग सब्जेक्ट है, उसका थ्योरी वगैरह कई सारा कॉन्सेप्ट जो है हम लोग थर्मोडाइनमिक्स का यूज करेंगे, बट दिस इज अ कंप्लीट न्यू सब्जेक्ट। तो यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस कि ये आपका फर्स्ट क्लास होने वाला है और ये आपका एक न्यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना। तो एक बिल्कुल आपका प्रॉपर न्यू सब्जेक्ट है जिसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल जीरो से। ए टू जेड में आप लोग को यहाँ पढ़ाऊंगा, और हाँ कुछ जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा वो थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग रिलेट करेंगे, यूज करेंगे, तो वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए समझ गए ना सर? साउंड कम आ रहा है, साउंड अगर कम आ रहा है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? साउंड अगर कम आ रहा है, अब बताइए सर। साउंड इज ऑडिबल, योर एफर्ट इज वेरी प्रीसियस फॉर अस। सर मैं न्यू हूँ, 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया हूँ, तो क्या मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए या पहले थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर देना चाहिए? आप देखो, अल्टरनेट वे में थर्मो को भी पढ़ते रहना, लेकिन मैं यहाँ पे एकदम जीरो से आपको पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन ना लेना। हाँ, आप क्या करो ना, अपना हेडफोन यूज़ कर लो, या फिर अगर हल्ला उल्ला हो रहा तो थोड़ा ऐसा जगह में चल जाओ जहाँ पे साउंड बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हो नहीं रहा है। ठीक है, सो मैं थोड़ा पास कर लेता हूँ अपने माइक को और थोड़ा नज़दीक कर लेता हूँ। चलिए, क्या अभी क्लियर है? क्या मैं स्टार्ट करूँ अब? इज़ एवरीथिंग क्लियर? ओके सर, ओके डियर, ओके, इज़ एवरीथिंग क्लियर, है ना? Should we start our today's session, first live session of heat transfer, that is your complete new subject. साउंड ठीक है? ओके ओके। सो पहली बात तो जितने बच्चे भी लाइव है, लगभग 25 बच्चे के आसपास लाइव हो गए हैं, तो सारे बच्चे एक बार इस सेशन को लाइक कर दो। आप लोग के लिए मैं आया हूँ, जल्दी लाइव कर आया हूँ ताकि सारे बच्चे इस क्लास का एंजॉय कर सको। तो एक बार इस सेशन को लाइक कर दो एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर जो कुछ कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे, है ना। और जो भी कोई अगर मान लो नया बच्चा है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स को जो नहीं पढ़ा है और वो इसको पढ़ रहा है सब्जेक्ट,
तो फिर आप बोलेंगे कि सर जी क्या जो कई सारे कॉन्सेप्ट है जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे तो मुझे क्या थर्मो को पढ़ना चाहिए देन इसको पढ़ना चाहिए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ चीजें जो आपको यहाँ यूज भी करेंगे ना थर्मो का कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको वो चीज रिवाइज करवा दूंगा, उस चीज को समराइज करवा दूंगा, याद करवा दूंगा, ठीक है। और जब आप अगर नहीं भी पढ़ो तो फिर भी मैं आपको उतना बता दूंगा कि समझ जाओगे। तो आप बिल्कुल फ्रेश हो और आप इसको स्टार्ट कर रहे हो लाइव तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ पैरेलल वे में आप उसको भी प्रिपरेशन करते रहना, पैरेलल वे में उसको भी आप लोग प्रिपरेशन करते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। अच्छा, और कुछ न्यू बच्चे जुड़े? सर फॉर्म फिलअप में रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रहा, तो डियर उसके लिए आप टीम को कॉल कर लेना प्लीज, है ना। टीम का नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप कांटेक्ट कर लेना और जो भी डाउट हो रहा आप पूछ लेना, है ना। क्लियर। चलिए 30 बच्चे अब होने वाले हैं, तो सारे बच्चे एक बार इस सेशन को लाइक कर लेना। और जो भी अभी कुछ बच्चे नया 10 बच्चे जुड़े हैं और लगभग 22-25 थे, अभी 5-6 बच्चे जितने जुड़े हैं सभी को वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल योर हीट ट्रांसफर। एंड हीट ट्रांसफर इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप बोल सकते हो, राइट। एंड इसमें कई सारे ऐसा कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो थर्मोडायनेमिक्स से ही आता है, यानी कि अगर आपने सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ लिया है तो हीट ट्रांसफर को पढ़ने में और इजी लगेगा और चीजें समझ आएगा। और जो बच्चे बिल्कुल न्यू वाले हैं, स्टूडेंट है जो इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स को नहीं पढ़े हैं और वो डायरेक्ट हीट ट्रांसफर को पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी चीजें जो चीज समझाऊंगा जिसके लिए जरूरत है, यानी कि हीट ट्रांसफर को समझाने के लिए अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट जो थर्मो में पढ़ा चुका हूं उसका जरूरत पड़ेगा तो उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको इजी लगे समझने में आज का टॉपिक या फिर आज का पूरा जो सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात यहां पे बात आ जाता है वही थर्मो का ही, कि सर हीट का ट्रांसफर, ही पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका, अगर मैं सब्जेक्ट का बात करता हूं सब्जेक्ट का नाम ही हीट ट्रांसफर। तो सर हीट ट्रांसफर मतलब क्या है? हीट मतलब बोले तो एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का ट्रांसफर होना, इसमें हम लोग स्टडी क्या करते हैं? इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि हीट को ट्रांसफर हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या तरीका है जिसके वजह से हम लोग हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है, राइट। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि मोड का बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? मोड, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कितने तरीके से हम लोग हीट एनर्जी को जो है वो दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसी एनर्जी से दूसरे एनर्जी में जा सकते हैं, उसको कौन कौन सा मोड है, कौन कौन सा मीडियम है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सारे के सारे मीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आपका सबसे पहला स्ट्राइक करता क्वेश्चन, सर हीट के बारे में सबसे पहले कोई अगर मैं सब्जेक्ट में इसके बारे में डिस्कस किया हूं तो वो आप लोग का थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हीट के बारे में समझे थे कि आखिर हीट क्या होता है, और मोटा मोटी हम लोग ये समझे थे कि दैट हीट जो होता है, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करता है व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा दो बॉडी के बीच में तब तक मेरा हीट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। ये तो हम लोग जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल समझाया था, फिर से वही एग्जांपल देता हूं कि मान लो ठंडा का दिन है और ठंडा के दिन में आप आग के पास जाके खड़े हो जाते हो, ऑब्वियसली बात आपको ठंडा लगता है, तो यहाँ पे मान लो क्या है, किस तरह से आग लगा हुआ है, दिस इज योर हीट सोर्स, ये आपका क्या हीट सोर्स है, और हीट सोर्स के पास आप जाके खड़े हो जाते हो, समझ कर लो ये ऑफ हो, है ना, ये ऑफ हो, आप जाके क्या होता है सिलेबस आपके पास हीट के पास जाके खड़े हो जाते हो। अब देखो होता क्या, ऑब्वियसली बात आपको ठंडा लग रहा है तो आपका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर लो है, तो मैं बोल सकता हूं आपका जो टेम्परेचर है, जो भी टेम्परेचर, वो कैसा टेम्परेचर है? लो टेम्परेचर है। और जो हीट सोर्स है उसका टेम्परेचर कैसा है? मेरा हाई टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर कैसा? हाई है। तो ऑब्वियसली बात है यू नो दैट कि एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, यानी कि यहां जो हीट फ्लो करेगा वो किसके वजह से करेगा? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। जैसे सपोज करो आपका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और जो हीट सोर्स का टेम्परेचर है वो सपोज करो, मान लो पूरा आग लग रहा है मेटल का या लकड़ी का या किसी तरह का आग लग रहा, सपोज कर लेते हैं कि 250 आपका डिग्री सेंटीग्रेड है उसका टेम्परेचर, तो 250 जहां आपका 10 है तो ठंडा है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस है, तब जाके हीट फ्लो करेगा। और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो करेगा क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक तरह से एनर्जी का फॉर्म होता है, और वो केवल तभी फ्लो करता है जब आपका क्या रहता है? डिफरेंस रहता है, तापमान का, टेम्परेचर का अंतर रहता है, तब हीट फ्लो करता है। लेकिन टेम्परेचर, कोई बोलेगा कि सर टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर और हीट में क्या अंतर है? तो जैसे मैंने कहा हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट टेम्परेचर कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होता। ये मेरा एक तरह से मेजर करने का तरीका रहता कि कोई चीज कितना कोल्ड है और कोई चीज कितना हॉट है, तो ये हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने का तरीका होता है, ये मेजरमेंट का वे होता है,
समझ गए? जैसे थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से हम लोग कोल्डनेस और हॉटनेस को मेजर करते हैं कि आपको बुखार तो नहीं है, तो पता चलता है कि भाई हाँ इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है, इतना डिग्री सेल्सियस है, यानी बुखार है मुझे। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस तो ठीक है, अगर 37 से ज़्यादा है, 38 है, 40, 41 है, और अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे कि 98 होता है फ़ारेनहाइट में नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का, अगर उससे ज़्यादा है जैसे 98 या 100 या 100 से ऊपर तो बोलेंगे हाँ मुझे बुखार है। तो बेसिकली क्या हम लोग उसमें मेजर कर रहे हैं? टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, हम लोग एनर्जी को मेजर नहीं कर रहे हैं, और इस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ही मेरा हीट ट्रेवल करता है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात किए थे हीट के बारे में कि हीट का फ्लो कैसे होता है, ये बात किए थे थर्मोडायनेमिक्स में। क्या बात किए थे? बात ये किए थे दैट अमाउंट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मतलब जो हीट का फ्लो होता है ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तब होता है व्हेन सम प्रोसेस, कुछ ना कुछ प्रोसेस होना चाहिए। प्रोसेस मीन्स क्या होता है? एक स्टेट है और दूसरा स्टेट में जा रहा है, तो एक से जगह दूसरा जाने के लिए, जैसे अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करोगे फिर जाके एग्जाम में आप बैठोगे, ये सेकंड प्रोसेस है। प्रिपरेशन एक अलग प्रोसेस होता है, एग्जाम में बैठना एक अलग प्रोसेस होता है, ठीक है, उस प्रेशर को झेलना। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिजल्ट वगैरह आने के बाद डीबी में जाना, है ना, इंटरव्यू वगैरह फेस करना, या फिर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन, तो वो एक अलग आपका फेज होता है। ये सारे प्रोसेस होता है कि पहले मन बनाया कि इसका मैं प्रिपरेशन करोगे, एक अलग प्रोसेस है ना। ये सारे अलग अलग स्टेट आप बोल सकते हो, अलग अलग अवस्था है कि सबसे मैंने सर मन बनाया, फिर बुक खरीदा, फिर एक कोर्स लिया, फिर उसको मन लगा के पढ़ा, फिर एग्जाम में बैठा, ये सब अलग अलग स्टेट है, और ये सब मिलके प्रोसेस बनाता है। तो कई प्रोसेस से मिलके ये जाता है, और उस प्रोसेस में ड्यू टू चेंज इन प्रॉपर्टी टेम्परेचर यानी हीट फ्लो फ्रॉम दी वन बॉडी टू अनदर बॉडी, शॉर्ट में लिख दिया गया, मैं बड़ा याद करना चाह रहा हूं, है ना। तो यानी कि अगर मैं इस डेफिनेशन को पढ़ लेता हूं कि अमाउंट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी थ्रू दी सम प्रोसेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, या फिर ड्यू टू चेंज इन प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ पे टेम्परेचर ही है ना। यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो नथिंग बट दी टेम्परेचर। कई सारा और भी प्रॉपर्टी होता है, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, लेकिन व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब हीट मेरा फ्लो करेगा, है ना, तब मेरा क्या करेगा? हीट फ्लो करेगा। बट अब बारी आता है सर जी ये तो हम लोग थर्मो में पढ़ चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स में, बट सर हीट ट्रांसफर हम लोग क्या ऐसा नया चीज पढ़ेंगे? अगर मुझे हीट का ही फ्लो पढ़ना था एक बॉडी से दूसरे बॉडी में टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होता है, तो ये तो सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो क्या है सर नया चीज? नया है डियर स्टूडेंट टाइम के बारे में। क्या मैं पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स में कभी भी टाइम के बारे में बात करा था कि वो हीट को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, हीट का ट्रांसफर होने में कितना टाइम लग रहा है? टाइम के बारे में कभी मैंने बात नहीं करा था, टेम्परेचर के बारे में बात करा था कि टेम्परेचर इतना डिफरेंस है, इतना हीट फ्लो कर रहा है, इतना टेम्परेचर डिफरेंस में, लेकिन कहीं भी मैंने टाइम के बारे में बात नहीं करा था। तो बात यहां पे करेंगे टाइम का, यानी वही कहा गया कि इन थर्मोडायनेमिक्स वी डोंट कंसर्न अबाउट द टाइम टेकन ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर, उस हीट को ट्रांसफर होने में कितना समय लग रहा है, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा, जो भी है, इसके बारे में हम लोग कभी भी डिस्कस नहीं किए थे। तो नाउ इन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में वी आर कंसर्न अबाउट द टाइम टेकन ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर, यानी कि हीट ट्रांसफर तो कर रहा है लेकिन उसमें टाइम कितना लग रहा है ये मुझे अब जानना है। थोड़ा सा बाउंड्री को और बढ़ाएंगे, थोड़ा और हम लोग जानना चाहेंगे, तो अब हम लोग टाइम भी पता करना चाह रहे हैं कि हीट ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन वो कितना समय ले रहा, ये जानने के लिए हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। और जब भी बात करते हैं समय का तब आ जाता है बात रेट का। किसका बात आ जाता है? रेट का बात आ जाता है। रेट मींस क्या होता है? रेट मतलब होता है समय ही, तो हीट ट्रांसफर रेट यानी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि हीट ट्रांसफर तो हो रहा, चेंज इन हीट हो रहा, लेकिन कितना टाइम ले रहा है। याद रखना ये नीचे में टाइम है, टेम्परेचर नहीं है। एक हम लोग लिखते थे डेल क्यू बाई डी टी, है ना, डी टी लिखते थे, नीचे में ये होता था मेरा टेम्परेचर होता था, तब टेम्परेचर होता है जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं, उसका कोई यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पे बात है कि डेल क्यू अपॉन डी टी, है ना, डेल क्यू अपॉन डी टी यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी हीट ट्रांसफर कितना आपका चेंज हो रहा है और कितना समय लग रहा है, इसके बारे में डिस्कस करें। जिससे क्या क्या पता चलता है? जिससे आपको यह पता चलता है कि हाउ दी हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, किस तरह से मेरा हीट जो है वो ट्रांसफर करता है। जिसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मटेरियल आपका बॉडी का जानना, कि भाई वो जो मटेरियल, जैसे भाई लोहा है या लकड़ी है या रबड़ है या कोई सेरामिक है या कोई और चीज है, जिसके तो मटेरियल ऑफ द बॉडी इज इंपॉर्टेंट है अगर आपको हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट करना है तो। दूसरा चीज मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर, ठीक है, क्या है? मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर, यानी कि किस किस के थ्रू
क्या ये कंडक्शन हो रहा, कन्वेक्शन हो रहा या रेडिएशन हो रहा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कंडक्शन क्या, कन्वेक्शन क्या, रेडिएशन क्या। जैसे कि इस एनिमेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मान लो ये आग है, तो दिस इज योर हीट सोर्स। अब हीट सोर्स में क्या करो आप ना, एक बड़ा सा रड लिए हो और रड में हाथ में पकड़े हो और हाथ में पकड़ के आप अंदर डाल दिए हो। तो देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस रड को अगर आप ध्यान से देख लो ना, कुछ देर के बाद ये रड देखो गर्म होते जा रहा, बाहर तक जा रहा। देखो देखना स्टार्टिंग, देखो अभी नहीं गर्म है, अब देखो धीरे गर्म गर्म होते जा रहा। तो यहाँ पे इस रड को आपने पकड़ा और कुछ देर के बाद ये भी आपको गर्म लगने लगता है। क्यों? इसको कहा जाता है कंडक्शन। यानी कि जब आपका हीट जो फ्लो करता है वो ड्यू टू फिजिकल कॉन्टेक्ट के वजह से करता है। फिजिकल कॉन्टेक्ट, अभी फिजिकल कॉन्टेक्ट की वजह से हीट क्यों ट्रेवल करता है ये बात की बात है। अभी फिलहाल समझो कि कोई चीज को अगर पकड़े हो और उसके वजह से अगर मेरा फिजिकल कॉन्टेक्ट की वजह से मेरा हीट ट्रेवल किया, आपको भी गर्म लगा, तो उसको कहा जाता है कंडक्शन। और वहीं कहा जाता है क्या, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन देखो, आप हाथ को ऊपर में रखे, जैसे गर्मी ठंडा के दिन में करते हैं, हाथ ऊपर रखते हो लेकिन फिर भी आपको गर्मी लगने लगता है, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में आपका एयर है। तो यहाँ पे मीडियम का जरूरत होता है कि मीडियम क्या है, मेरा एयर है या लिक्विड है या सॉलिड है, जो भी है, तो ये हो जाएगा फिर कन्वेक्शन। मतलब कन्वेक्शन में मीडियम का होना बहुत ही जरूरी है। और लास्ट आ जाता है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे समटाइम आपको मीडियम का भी जरूरत नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे एयर नहीं भी है, वैक्यूम भी है ना, तब भी ये मेरा हीट जो है ना वो आपके हाथ तक आ जाएगा ड्यू टू रेडिएशन। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं तो सन हो गया। ये हम लोग का अर्थ है, दिस इज आवर प्यारा सा अर्थ है, ये हम लोग का धरती है। और यहाँ पे आपका क्या है, दिस इज योर सन है, ठीक है, ये मेरा सन है। आपको पता है ना, सन से बीच में तो कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई इन्वायरमेंट नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी बात करेंगे ना तो एक लेयर तक ही है। कोई भी हम लोग का जितने भी अलग अलग एटमॉस्फेयर वगैरह है, एक लेयर तक, उसके अलावा पूरा निर्वात है, वैक्यूम है पूरा। फिर यहाँ पे कैसे लाइट आया, तो लाइट आ जाता है ड्यू टू रेडिएशन। तो रेडिएशन की वजह से आपका लाइट जो है वो सन से लेकर अर्थ तक आता, विदाउट एनी मीडियम, वहां पे कुछ भी नहीं है फिर भी ये पहुंच जाता। क्यों? क्योंकि लाइट का जो रे होता है वो फोटोन होता, फोटोन जो आपका लाइट रे होता है फोटोन के पैकेट की तरह रहता है, वो खुद ही मीडियम को क्रिएट करता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह वो जनरेट करता है और आपका अपने आप को ही मीडियम बनाता है और वो खुद ट्रेवल करता है, उसको किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये हो जाता है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये तीनों चीज के मिलकर बनता है मोड ऑफ रेडिएशन। यही मेनली डिस्कस करेंगे कि हीट वेव ट्रेवल कैसे करता है कंडक्शन में, कैसे करता है रेडिएशन में, और कैसे करता है कन्वेक्शन में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉल्ड योर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कितना मेरा टाइम लग रहा है उस हीट को ट्रांसफर होने में, थ्रू द कंडक्शन, थ्रू द कन्वेक्शन और थ्रू द रेडिएशन, थ्रू द रेडिएशन। बताइए क्या यहां तक क्लियर है? सिलेबस के ऊपर पूरा डिस्कस कर चुके हैं डियर हम लोग 2 महीना पहले, आप प्लीज देख लेना, वीडियो में सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। चलिए यहां तक सारी चीजें क्लियर है, एक बार कंफर्म करिएगा डियर। बताइए बताइए, क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? क्या इतना आपको समझ में आ गया है ना? अप्रोक्स इसमें क्लास आप लोग का आएगा, आप मान के चल सकते हो 18 से लेकर 20 आवर के आसपास में इसको डील कर दूंगा, कंप्लीट थ्योरी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ता हूं। अगर यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है, किसी भी एक सिंगल बच्चा को भी दिक्कत होगा तो आप मेरे को बताना, ठीक है। चलिए ओके, प्रियंका बोल रही क्लियर है सर, है ना, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। रिपीट कन्वेक्शन वंस मोर सर, रेडिएशन प्रोसेस। देखो डियर अभी मैं, समझो मेरी बात, विकास सरिका आप जो बोल रहे हो ना सर कन्वेक्शन बता दो, सर रेडिएशन बता दो, अभी ये सब अलग अलग, देखो मेरा बात समझना, हम लोग हीट ट्रांसफर को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। हीट ट्रांसफर को 3 भाग में हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 भाग में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट आ जाता है आपका कंडक्शन, एक पार्ट आ जाता है आपका कंडक्शन, है ना। सेकेंड पार्ट आ जाता है आपका क्या, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। और तीसरा पार्ट आ जाता है आपका रेडिएशन, रेडिएशन। और यही 3 जब कंप्लीट करेंगे तो आपका हो जाएगा हीट ट्रांसफर कंप्लीट। तो बेसिकली 3 भाग में इसको और डिवाइड कर सकते हो। जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को डिवाइड करते हैं ना कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर आ जाता फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ, उसी में एंट्रोपी आ जाता, फिर एबेबिलिटी आ जाता, प्योर सब्सटेंस आ जाता, राइट। इसी तरह से 3 ही भाग केवल होता है। तो ये सब अलग अलग बहुत ही मेजर मेजर टॉपिक है।
अभी मैं आपको लाइटली वे में आपको समझाया सिंपल भाषा में कि कंडक्शन कब होता है, जब फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे ये अगर ये गर्म है, ये अगर छोटा सा पेन है, इसको मैं गर्म कर लूंगा और इसको मैं अगर पकड़ूंगा तो मुझे गर्म लगेगा। या फिर ये अगर ठंडा ही है और चूल्हा का एक भाग में इसको डाल दूंगा तो अगर ये गर्म होगा तो मैं यहां अगर कोना में पकड़ता हूं तो कुछ देर के बाद मुझे भी गर्मी लगेगा, क्योंकि ड्यू टू कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा कि धीरे धीरे मेटल गर्म होते होते जाएगा और फिजिकल कॉन्टेक्ट की वजह से आपको यहां तक हीट ट्रेवल करेगा। ये हो गया कंडक्शन। कन्वेक्शन मैंने कहा था कि कोई मीडियम का जरूरत पड़ता है। अभी देखो इसके अंदर बहुत सारा चीजें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे बोल रहा को कोई मीडियम चाहिए होता है, जैसे एयर के थ्रू जा रहा है या फिर आपका लिक्विड के थ्रू जा रहा है। वैसे क्या कंडक्शन में सर आपका लिक्विड में और एयर के थ्रू कंडक्शन नहीं हो सकता, हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, थ्रू दी कंडक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ज्यादातर हम लोग लिक्विड और एयर में जो हीट ट्रेवल करता है वो हम लोग कन्वेक्शन में ही मानते हैं। और रेडिएशन जहां पे मीडियम नहीं भी अगर रहेगा ना कोई, फिर भी वो मेरा हीट ट्रेवल कर जाता है, हीट ट्रेवल कर जाता है। तो इन तीनों में ही कितना टाइम टेकन लगता है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं, इन तीनों में डिस्कस करते हैं। क्लियर, समझ गए? और बाकी इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं क्या हम लोग लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर। तो देखो यहां पे हम लोग दो तरह के लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक हो जाता है मेरा फंडामेंटल लॉज और एक हो जाता है मेरा सब्सिडरीज लॉज। अब भाई फंडामेंटल लॉ कौन सा हो जाता है? फंडामेंटल लॉ ऐसे लॉ हो जाते हैं जिनको आप गलती से भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, जो कि यूनिवर्सल लॉ है, जो परम सत्य है। नहीं होता परम सत्य, जैसे होता है कि इंसान का परम सत्य है कि जो इंसान पैदा लिया उसका डेथ होना सत्य है, उसको कोई झुटला नहीं सकता है। इस धरती में जो चीज आया है उसका विनाश होना, एक दिन खत्म होना तय है ना, अमर आप नहीं हो सकते हो कभी। सेम है, कुछ फंडामेंटल ऐसे लॉ है जो यूनिवर्सल है, जो सब में लागू होगा, उसको आप झुटला नहीं सकते हो, वो हमेशा लागू होता ही होता है। जिस भी स्टडी चीज के लिए पढ़ रहे हो, कंडक्शन के पढ़ रहे हो, कंडक्शन के लिए अलग फंडामेंटल लॉ है, कन्वेक्शन के लिए अलग है, रेडिएशन के लिए अलग है। जैसे कि कौन कौन सा सर यूनिवर्सल लॉ है जिसको फंडामेंटल लॉ बोलेंगे? तो जैसे आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे आपको पता है कि मास नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, है ना, ओनली कैन चेंज वन टू अनदर। इसी तरह एनर्जी के बारे में बात करते हैं, एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय ओनली कैन चेंज वन टू अनदर। मोमेंटम के बारे में भी देखते हैं कि बिफोर कोलोजन आफ्टर कोलोजन मोमेंटम ऑफ द इलास्टिक, अगर मैं बात करता हूं इलास्टिक कोलोजन में, तो उसमें मोमेंटम चेंज नहीं होता है। सेम चीज है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास, मास मेरा जो है ना इनिशियल और फाइनल में सेम रहेगा, बस मास में अलग अलग वेरी करेगा, लेकिन सेम क्वांटिटी रहेगा इनिशियल में भी फाइनल में भी, हीट ट्रांसफर के पहले भी हीट ट्रांसफर के बाद भी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड चीज आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो यूज करते हैं उस वो भी मेरा यूनिवर्सल लॉ आ जाता है। और थर्ड आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स लॉ, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स लॉ के अकॉर्डिंग ही तो हम लोग जाने कि मेरा हीट जो है उष्मा वो कब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, व्हेन देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा तो हीट मेरा फ्लो नहीं कर पाएगा। तो ये तीन लॉ हो गया विच आर फंडामेंटल लॉ जिसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सब्सिडरी लॉ। सब्सिडरी लॉ क्या होता है? जो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड रहता है। आपने कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए डाटा लिया, है ना, एक्सपेरिमेंट के लिए आपने कुछ डाटा लिया, उस टाइम पे वैल्यू कुछ अलग आएगा, और जैसे आप उस एक्सपेरिमेंट के वैल्यू को चेंज कर दिए तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। जैसे आपने क्या करा कि देखे कि 1 लीटर मेरा पानी है जो ठंडा पानी, उसमें कितना हीट ट्रेवल किया, गर्म अगर कर रहे हैं इतना डिग्री गर्म कर रहे हैं, इतना टाइम में कितना हीट ट्रेवल कर रहा है। अब उसी ठंडा पानी को और ठंडा कर दो या ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा दो तो वैल्यू आपका बढ़ जाएगा। हो सकता है कि टाइम अब मेरा हीट ट्रेवल करने में एक पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा टाइम लग ले, या फिर कोई गर्म पानी ले रहे हो उसमें हीट ट्रेवल देखोगे जल्दी हो पाएगा, या कोई मेटल ले लोगे, तो ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड रहता है। तो इसके बेस में कौन कौन सा ऐसा लॉ आ जाता है जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रहता है ना, जो हम लोग नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंड करता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट का नेचर क्या है। ठीक है, जिसमें आ जाता है फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। ये मेरा एक तरह से सब्सिडरी लॉ है या एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लॉ है। सेकंड आ जाता है न्यूटन्स लॉ। जैसे न्यूटन्स लॉ यहाँ मोशन था, ये न्यूटन्स लॉ कूलिंग, है ना, न्यूटन लॉ कूलिंग यूज करता है कन्वेक्शन के लिए। और लॉज ऑफ रेडिएशन, मतलब तीन आपका तीन के लिए एक्सपेरिमेंट है। जैसे कंडक्शन के लिए करते हैं हम लोग फूरियर लॉ का यूज, कन्वेक्शन के लिए यूज करते हैं न्यूटन लॉ कूलिंग का यूज, और रेडिएशन के लिए लॉ ऑफ रेडिएशन का यूज करते हैं। ये तीनों का तीनों जो होता है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रहता है। और ये सब तो आपको पता ही होगा, लॉ ऑफ मोशन सबको पता है, गति का नियम, है ना, थर्मोडायनेमिक्स लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मास, ये यूनिवर्सल लॉज होता है, राइट। और ये आपका एक्सपेरिमेंट बेस्ड रहता है। वहीं आपका जो रेडिएशन के थ्रू जितना मेरा हीट ट्रेवल करता है उसको भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ 4-5 है लॉज, है ना। जैसे आपका जाता क्या, प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन, किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, है ना, वेंक्स डिस्प्लेसमेंट, और कुछ और भी आ जाता है जिसके बारे में आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेनली ये कुछ आपका 4 आ जाता है। ये सब किसको डिफाइन करता है? लॉज ऑफ रेडिएशन को।
लॉज ऑफ रेडिएशन को डिफाइन करता है। तो इन सब तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर को समझेंगे, खासकर एक्सपेरिमेंटल जो आपका लॉज है इन सबको देखेंगे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कि कंडक्शन अलग अलग हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट लेंगे, है ना, अलग अलग मटेरियल लेंगे, अलग अलग लेंथ का, डायमेंशन का, और फिर हम लोग देखेंगे कि फूरियर लॉ सबके लिए कैसा कैसा आपका वैल्यू आता है। राइट, समझ गए। उसी तरह हम लोग कन्वेक्शन में बात करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, और रेडिएशन के लिए बात करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट का, किरचॉफ्स का, स्टीफन बोल्ट्जमैन का, और विंग्स डिस्प्लेसमेंट का। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, यहां पे पूछा गया कि सर हाउ फोटोन मेक मेडियन। वो फोटोन जो डियर स्टूडेंट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह वो काम करता है और वो अपने आप को क्रिएट करता है एनर्जी, क्योंकि वो ना बहुत ही ज्यादा अपने अंदर एनर्जी छुपा के रखता है, इसलिए वो काम करता है। ठीक है, चलिए जहां तक अगर क्लियर हो गया, सो नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ और फंडामेंटल चीजों के बारे में जो हीट ट्रांसफर से रिलेटेड है ना, हीट ट्रांसफर से रिलेटेड है, उसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेता हूं मैं। तो अभी तक आप लोग तो इतना समझ गए होंगे, क्या समझे कि सर जो मेरा हीट ट्रांसफर होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ऑब्वियसली बात है। हीट ट्रांसफर जिसको क्यू से दिखा सकते हो डायरेक्ट का हीट ट्रांसफर, वो क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अगर मेरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये मेरा ट्रेवल क्यों करता है, कैसे करता है, रीजन क्या होता है ट्रेवल होने का, तो इसका सिंपल सा रीजन होता है व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि विच फ्लो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ये ट्रेवल करता है ना, क्योंकि हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी बोले तो हॉट बॉडी मेरा हाई टेम्परेचर में, कोल्ड बॉडी मेरा लो टेम्परेचर में, मतलब कि जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तब तक मेरा हीट मेरा ट्रेवल करते रहेगा। जैसे मान लो ये मेरा 100 डिग्री सेल्सियस में है ना, और ये मेरा 30 डिग्री सेल्सियस में है, तो 100 से लेकर 30 तक मेरा हीट जाते रहेगा। कब तक जाएगा सर, इसका कोई है समय सीमा, कुछ है, बिल्कुल समय सीमा है। कब, टिल इक्विलिब्रियम विल एस्टेब्लिश, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना हो जाए। इक्विलिब्रियम मतलब कि जब तक कि इसका टेम्परेचर अगर T1 बोलता है, इसका टेम्परेचर T2 बोलता है, जब तक मेरा T1 इक्वल टू T2 ना हो जाए तब तक मेरा हीट ट्रांसफर होते रहेगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी में। क्लियर, अच्छा, यानी अब इस चीज से एक चीज तो प्रूव हो गया कि हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता है तो हीट ट्रांसफर भी मेरा बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि मैं यहां पे अब बात करता हूं कि हीट सपोज कर लो, हीट हम लोग जितना भी दिए, टेम्परेचर डिफरेंस सपोज कर लो T1 माइनस T2 है, और यहां पे डिफरेंस कितना है कि सपोज करो 200 माइनस 100 ऐसा कुछ है। तो इतना जब रहेगा तो हीट ट्रांसफर इसके प्रोपोर्शनल रहेगा, तो मेरा हीट ट्रांसफर कुछ ना कुछ जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस को थोड़ा और बढ़ा कर देता हूं कि लोअर टेम्परेचर तो मेरा T2 ही है, लेकिन हायर टेम्परेचर हो गया 500, तो अब डिफरेंस अगर बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है हीट ट्रांसफर भी मेरा बढ़ जाएगा। वही बात है ना कि आप मान लो आप जा रहे हो, में से आप खड़े हो, ठीक है, आग के पास, और आग जो है वो समझ लो कागज का आग है, थोड़ा सा आग जला हुआ है, तो आपको कितना हीट मिलेगा, बहुत ही कम हीट मिलेगा। फिर आपको लग रहा है यार बड़ी ठंडा लग रहा है, थोड़ा लकड़ी जलाओ ना, थोड़ा ज्यादा जलाओ, तो आप थोड़ा बड़ा आग करोगे। इस बार थोड़ा बड़ा आग किए, अब जाके खड़ा रहे हो तो आपको ज्यादा मिला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ना आपके बॉडी और आग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ताप का अंतर है, टेम्परेचर डिफरेंस है, वो ज्यादा हो गया, तो हीट भी ज्यादा फ्लो किया। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कम था, क्योंकि आपका बॉडी अगर मान लो ठंडा इतना लग रहा है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो T2 मान लेता, लो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, और ये छोटा सा आग जला था, कागज का आग है, तो कितना था, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, मान लो आग जल रहा तो कितना ही रहेगा, मान लो चलो 100 मान लेते हैं, या फिर 200 मान लो, लेकिन इस आग का मान लो 600 500 है ना, इस तरह से ज्यादा आपका है, तो ज्यादा ही मेरा हीट ट्रेवल करेगा, और हाई से लो की ओर ही करेगा। अच्छा, और एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट जान लो कि कहा गया विच फ्लो हॉटर बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी कर रहा है। क्या सर कोल्ड से हॉट बॉडी भी नहीं कर सकते, कर सकते हैं, जब एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे तब। ये पढ़ोगे कहाँ आप लोग, थर्मोडायनेमिक्स में, जिसको हम लोग देखते कहाँ है, हीट पंप में और रेफ्रिजरेटर में। आपका जो घर का रेफ्रिजरेटर है और हीट पंप बोले तो रूम हीटर, वहां पे हम लोग ये चीज को करते हैं, कोल्ड से हॉट बॉडी का हीट ट्रांसफर करेंगे। मतलब कि आप बोलेंगे सर इसका मतलब ये आप बोल रहे हो कि मैं अगर आग के पास जाकर खड़ा रहूंगा, ये मान लो मेरा आग है और आग के पास जाकर मैं सर खड़ा रहता हूं, और मेरा बॉडी जो है वो कोल्ड बॉडी है और ये आपका हॉट बॉडी है, तो ऐसा होगा कि मेरे अंदर का जो गर्मी है, जो भी है, बॉडी का टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो रहता है। ठंडा के दिन में भी अगर आप क्या करो, कपड़ा के अंदर डाल के देखोगे ना, आपका बॉडी थोड़ा गर्म तो रहता है, बॉडी टेम्परेचर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो क्या सर आप ये बोल रहे हो कि मेरा बॉडी से हीट को खींच लेगा और आग में और चल जाएगा और मैं और ठंडा हो जाऊंगा आग के पास जाके भी? बिल्कुल, ये भी हो सकता है। ये कब हो सकता है, व्हेन यहां पे एक्सटर्नल वर्क डन किया जाएगा। आपके बॉडी में कोई काम नहीं तो कर रहा, आप तो नेचुरली खड़े हो, तो ये कभी नहीं हो सकता। ये होगा कब, जब एक्सटर्नल वर्क डन किया जाएगा। जैसे कि आप फ्रिज के अंदर बैठ जाओ और फिर आप चारों तरफ आग ले आओ,
फिर भी आप ठंडा ही रहोगे। मेरा बात समझे? मैंने क्या करा, आप फ्रिज के अंदर चल गए, बहुत बड़ा फ्रिज है, जैसे सिंपल समझ लो ना, एसी समझ लो, एसी एक तरह से बड़ा ही समझ लो, एसी रूम के अंदर पूरा रूम को ठंडा कर रहा है, और आपको जितना आप ठंडा हो 10 डिग्री सेल्सियस, आप चाहे तो आप 6 डिग्री सेल्सियस भी अपने आप को कर सकते हो। और हीट कहाँ जा रहा है? सराउंडिंग में जा रहा है। और मान लो सराउंडिंग में बहुत गर्मी है, गर्मी का दिन है, और बाहर का टेम्परेचर मान लो 50-60 डिग्री सेल्सियस है, और आपका बॉडी 10 है, लेकिन आप 10 से भी 6 कर दिए, और हीट आपके अंदर का जो भी छोड़ा ओड़ा हीट था वो भी हीट कहाँ दे रहा है? बाहर की ओर दे रहा है, बाहर की ओर दे रहा है। तो जो पहले से गर्म है वही और हीट दे रहा है, और आपके बॉडी जो ठंडा है उसको और ठंडा कर रहा है। तो हुआ ना कब? जब यहाँ पे काम किया गया कि कंप्रेसर लगा रहता है रेफ्रिजरेटर में और आपके एसी में। तो जब वर्क डन करते हो तब आप हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जा सकते हो। जब वर्क डन किया जाएगा तब एक्सटर्नल वर्क, जब एक्सटर्नल वर्क किया जाएगा तब ये पॉसिबल है। लेकिन नेचुरली या स्पॉन्टेनियस जिसको कहा जाता है, नेचुरली अगर देखोगे, प्रकृति का अगर प्रकृति के अगेंस्ट में आप नहीं जाते हो, प्रकृति के साथ जाते हो, तो वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हीट का ट्रांसफर करेगा। क्योंकि मैं आपको ये भी बताना जरूरी है कि सर आप बोलेंगे बाद में, सर ऐसा आपने तो बताया नहीं था, एसी भी तो होता है, लेकिन ये आप लोग पूरी तरह से समझोगे सेकंड लॉ में। अभी इसका यूज बिल्कुल यहाँ पे नहीं है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी क्यों जा रहा है, इसके बारे में कोई भी आपको हीट ट्रांसफर पढ़ने का जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बता दिया कि होता है। जो बच्चे पहले थर्मो पढ़े हैं उसको ये चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए, इतना चीज अगर आप समझ गए होंगे, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी द यूनिट। जैसे एनर्जी, तो एनर्जी का सर यूनिट क्या बात करेंगे? सिंपल, एनर्जी है तो वर्क, एनर्जी का वर्क का ही ले लो। वर्क को हम लोग किसे डिफाइन करते हैं? सर वर्क जो हो जाता है, वर्क इक्वल टू जानते हैं सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है सर न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट होता है सर मीटर, और न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को बोलते क्या है सर? न्यूटन मीटर को हम लोग जूल बोलते हैं। तो वर्क भी तो एक तरह से एनर्जी है फॉर्म का, इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप यूनिट तो जूल ही लेके चलोगे, या फिर न्यूटन मीटर, जैसे मैंने कहा न्यूटन मीटर ही लेके चलोगे। लेकिन इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर, हम लोग जो ये स्टडी कर हीट ट्रांसफर, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि कितना टाइम में कितना हीट ट्रेवल किया। बोलो यहाँ पे जो हम लोग स्टडी करेंगे वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, ओनली हीट ट्रांसफर नहीं, है ना, हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना टाइम पे कितना हीट ट्रेवल किया ये मुझे जानना है। रेट मतलब टाइम, राइट। तो अगर मैं Q को हीट से दिखाता हूं, उसका यूनिट अगर जूल हो जाता है, तो यहां पे बात करेंगे रेट का मतलब क्या? Q डॉट। Q डॉट जब भी लिखा रहेगा, या छोटा Q डॉट भी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या बात कर रहा है? रेट का बात कर रहा है। डॉट माना रेट का बात कर रहा है। ये तो आपको लोग पता कि ये Q जो है ये टोटल हीट का बात करा गया, और ये छोटा हीट क्या है? पर केजी का बात करा गया। ये टोटल हीट में जब केजी के डिवाइड कर देते हैं, जिसको अभी हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे, अभी कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप समझो आप, है ना। तो क्या होगा? Q जो है दैट इज कॉल्ड योर हीट, दैट इज कॉल्ड योर हीट। तो हीट का यूनिट क्या आ जाता है? यूनिट हो गया मेरा जूल। तो अगर मैं बोलूंगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यानी Q डॉट, ये किस क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली बात है, ये क्या हो जाएगा? हीट पर यूनिट टाइम। तो ये हो जाएगा हीट पर यूनिट टाइम। तो हीट क्या हो गया आपका? Q अपॉन टाइम यानी सेकंड। तो Q बाई S इस तरह दे सकते हो। तो इसको हम लोग किससे दिखाएंगे? जूल पर सेकंड में, क्योंकि हीट का यूनिट हो गया जूल और टाइम का हो गया सेकंड। तो जूल पर सेकंड से, जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का यूनिट क्या आ गया? जूल पर सेकंड आ गया। अच्छा, जूल पर सेकंड को हम लोग बोलते क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं वाट। इसको क्या कहते हैं? वाट कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। यस 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 डियर, है ना, इसको क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। तो सेम चीज यहां पे लिख दिया गया है, दैट यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफर रेट इज वाट, वाट कहा जाता है। समझ गए? ये चीज हम लोग करते हैं ना, जैसे आप लोग जानते हो कि वर्क इक्वल टू, मैं फिर से फंडामेंटल बता देता हूं, फोर्स इंटू सर डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर को जूल बोल देते हैं। और वही अगर कोई बोलेगा पावर, याद करो थोड़ा सा, पावर इक्वल टू क्या आ जाता है सर? कार्य करने की क्षमता, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम। ध्यान देना मेरी बात, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन का यूनिट क्या हो गया सर? न्यूटन मीटर अपन टाइम। और न्यूटन मीटर को क्या बोल रहे हो सर? जूल। तो जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही तो हम लोग वाट कहते हैं। तो घुमा फिरा के बाद तो सेम ही आ गया कि यहां भी तो जूल ही है और पर सेकंड है। बट ये जूल क्या बना है? जूल हम लोग डायरेक्ट एनर्जी का लिए हैं, यूनिट जूल लिए हैं, और ये भी जूल ही है। लेकिन यहाँ पे पावर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कार्य करने की क्षमता को देख रहे थे। तो कार्य करने के बाद यानी कि पावर बेसिकली क्या है कि भाई कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना, वही बात है, कार्य करने की क्षमता, है ना। तो कितना आप काम करो, कितना समय पे, वो भी हम लोग टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ भी सेम कहानी है, क्योंकि वर्क डन भी एक तरह से एनर्जी होता है, एक तरह से एनर्जी होता है। एनर्जी को टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये भी हीट भी एक तरह से एनर्जी होता है, इसको भी टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो वो भी वहां पे पावर का यूनिट जो हो जाता है, वही यूनिट हो जाता है मेरा
हीट ट्रांसफर रेट का, हीट ट्रांसफर रेट, ओनली हीट का नहीं, हीट ट्रांसफर रेट का, है ना। रेट बोले तो टाइम के रिस्पेक्ट, जब टाइम को डिवाइड किया जाता तब, है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क, यस, कैपेसिटी ऑफ डूइंग, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनों तरीके से कर सकते हो, वही बात है कि रेट कितना टाइम में कर सकते हो, ठीक है। अब बात आ जाता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास। कभी कभी क्या कहा जाता है, मास के बेसिस पे, आपको मास को नहीं लेना है, यानी पर यूनिट मास में आपको चेक करना है कि अगर मान लेते हैं कि 100 kg का कोई मास है, इससे मेरा हीट ट्रांसफर हो रहा कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन आपको बोलना कि अगर इसको मैं डिवाइड कर देता पूरा का पूरा मास से 100 से और कर दिया केवल 1 kg, तो बताइए सर इस यूनिट मास को हीट ट्रांसफर करने के लिए कितना टाइम लगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पर केजी से डिवाइड कर दो बस, और कुछ नहीं करना। देखो पहले से मेरा जूल पर सेकंड था ही, तो बस मैंने क्या करा, जूल पर केजी कर दिया, जूल पर केजी सेकंड कर दिया। तो पहले से आपका वाट था, जूल पर सेकंड को वाट बोलते थे, तो वाट पर केजी आ गया। तो जब आपका वाट पर केजी रहेगा, है ना, क्या रहेगा, जब वाट पर केजी रहेगा तो ये किसका आपको दे देगा, ये देगा, ये भी आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है लेकिन पर यूनिट मास है, इसलिए क्यू डॉट। देखो मैं आपको बता देता हूं ये क्यू का और ये क्यू का अंतर क्या है, इसको बोलते हैं टोटल हीट, यहां पे टोटल हीट, जिसके अंदर मास छुपा रहता है। लेकिन ये क्या आ जाता है, इसको कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट मींस क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, इंडिपेंड ऑफ मास, इसके अंदर का मास को हटा दिया, क्योंकि जो भी मास था उसको मास देखो केजी को डिवाइड करके हटा दिया गया, ठीक है, तो इसको स्पेसिफिक हीट कह देते हैं। समझ गए, समझ गए, ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। यानी ये चीज हो गया आपका यूनिट, ये हो गया आपका यूनिट हीट, आप ये बोल सकते हो यूनिट हीट, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता है, केवल एक ही क्वांटिटी ऑफ हीट है, ये पूरी तरह से इसके अंदर मास छुपा हो सकता है, 4 kg, 6 kg, 10 kg, 15 kg, कुछ भी हो सकता है। तो टोटल हीट ये यूनिट हीट हो गया, समझ गए। चलिए ये सबके साथ देखने को मिलता है, जब भी छोटा करते हैं तो वो चीज आ जाता है, राइट। जैसे वॉल्यूम भी एक होता है आपका, टोटल भी और एक छोटा भी, तो क्या ये आपका यूनिट वॉल्यूम है, इसको बोलेंगे हम लोग यूनिट वॉल्यूम, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्यों, क्योंकि इसके अंदर मास छुपा हुआ भी है, और जैसे हम लोग कैपिटल वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर देते हैं, ये मेरा बन जाएगा कौन सा, ये छोटा भी हो जाएगा। जब मास से डिवाइड कर देंगे तब, तो उसके अंदर का मास जो डिपेंडेंट था उसको हटा दिए, इसलिए इसको यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कहते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम। क्लियर हो गया। सर कोर्स बाय करने के लिए कोई कूपन कोड भी अवेलेबल है क्या। ओके, कूपन कोड वगैरह देखो इस तरह का चीज़ अगर आप मेरे से बात करना चाहोगे, शायद अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं जितना हो सके आई विल ट्राई टू डू। तो आप मेरे इस नंबर में कांटेक्ट कर लेना 8210989049, ठीक है, इस नंबर में आप मुझे को कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको जितना हो सके आई विल ट्राई टू डू, या फिर मैं पूछ के आप लोग को बता दूंगा, फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जो है, ठीक है, इस नंबर में मेरे से बात कर लेना ना, आपको पता चल जाएगा। ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया टीम का, बात कर लेना, अगर है तो आपको मिल जाएगा कूपन कोड वगैरह, ठीक है। चलिए नहीं भी मिलता तो मुझे कर लेना, मैं कुछ आप लोग का जरूर हेल्प कर सकता हूँ, उतना मैं कर दूंगा जरूर। चलिए अगर यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गया, यूनिट के बारे में आप समझ गए, है ना, आपको ये समझ आ गया कि हम लोग सर टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे हीट ट्रांसफर कितना कर रहा, तो वाट देखे, पर केजी के हिसाब से देखेंगे सर तो वाट पर केजी हो गया, है ना। कब तक मेरा हीट ट्रांसफर करेगा सर, जब तक मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए, टेम्परेचर मेरा सेम ना आ जाए, है ना, ये सब आपने देख लिया। तो अब बढ़ते थोड़ा आगे, चलो देखो आपको नंबर मिल चुका, आप यहां से आप आराम से सारे डाउट को क्लियर कर सकते हो। चलिए डियर, नाउ अब बात करते हैं, जैसे अच्छा यहाँ पे मैंने दो चीज यहाँ पे इधर बात करा, एक मैंने बात करा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, फिर मैंने कहा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास। अब मैं बात कर रहा हूं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, कि भाई मेरा इतना एरिया है, मेरा मान लो इतना बड़ा एरिया है, इस एरिया से कितना मेरा हीट जाएगा, कितना मेरा हीट ट्रेवल करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़े एरिया से अगर हीट ट्रेवल कर रहा है, और पर्टिकुलर एक टाइम में बोल देता हूं कि इस टाइम में कितना हीट मेरा जा रहा है इस बड़े एरिया से, या फिर मैं इस एरिया को ज्यादा बड़ा ले लिया कि मेरे पास सर इतना बड़ा। अब देखो ये कहाँ काम आता है, मेरा बात समझना, जैसे आप मैं रिलेट करूंगा आपके बाइक के इंजन के साथ। आप बाइक चलाते हो, आप बाइक में कभी ध्यान दिए हो कि आपका जो इस तरह से इंजन रहता है, चारों तरफ से सिर्फ पत्ता पत्ता निकला हुआ रहता है, कभी आप ध्यान दिए हो नहीं तो आज जाकर देखना, इस तरह से पत्ती पत्ती जैसा निकला रहता है चारों तरफ, है ना, चारों तरफ पत्ती पत्ती निकला, वो क्या रहता है, दीज आर कॉल्ड फिन्स। अच्छा ये फिन्स का काम क्या होता है, फिन्स का काम होता है जल्दी आपके इंजन को ठंडा करने का काम होता है। अब ये जो होता है एक्सटेंडेड फिन्स, ये हीट एक तरह से हीट भी ट्रेवल करता है, हीट को भी ट्रांसफर करता है।
ये हीट को ही ट्रांसफर करता है कहाँ पे, सराउंडिंग में। जो आपका इंजन गर्म हो जाता है, इंजन खराब ना हो जाए, इसके वजह से चलते रहे। और फिन्स बेसिकली इस तरह क्यों बना जाता है, क्योंकि हीट जो ब्लो करेगा ना, वो इसके थ्रू से ब्लो करेगा, इससे हवा पास करेगा, ऐसे ऐसे हीट पास करेगा, ऐसे ऐसे करके हीट पास करेगा। ये सभी इसी तरह से हीट पास करेगा और इंजन को ठंडा करते जाएगा। अब बोलेंगे सर वो तो मेरा पूरा का पूरा जो इंजन है इसमें भी तो मेरा हीट आ ही जा रहा था, हीट जब मेरा चलेगा बाइक तो बाइक के साथ तो ये ठंडा करेगा, हीट जाएगा, फिर फिन्स करने का क्या काम है। क्योंकि डियर स्टूडेंट ये मेरा होता है कंडक्शन की तरह काम करता है, कंडक्टर की तरह, मतलब यहां भी ये भी गर्म हो जाता थोड़ा। अब ये जितना पार्ट्स है सब कुछ अपना, क्योंकि एक तरह से कंडक्टर की तरह काम करेगा तो क्या होता है, ये पार्ट भी गर्म हो गया। अब जब हीट जाएगा तो कुछ मेरा इंजन में पूरा हीट नहीं रहा, हीट मेरा इन सभी फिन्स को भी गर्म हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना, एक रॉड को अगर डाल दोगे चूल्हा में तो कुछ देर के बाद यहाँ भी गर्म हो जाता है, तो पूरा फिन्स भी गर्म हो गया। तो एयर अब मेरा इंजन को भी ठंडा तो कर ही रहा है, ये इंजन को ठंडा कर ही रहा है, ये फिन्स को भी ठंडा कर रहा है, फिन्स ठंडा कर रहा है, फिर से गर्म हो रहा है फिन्स, और धीरे धीरे इंजन आपका जल्दी ठंडा आ जाता है। तो ये क्या हो गया, एरिया के बेसिस में हम लोग एरिया, इंजन का एरिया को तो आप कोई भी इंजन तो चपटा नहीं बना सकता, इंजन तो उसी तरह बनता है क्योंकि उसके अंदर सिलेंडर, आपका सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट रहता है पूरा का पूरा, तो उसको चपटा तो कर नहीं सकते हैं, तो उसी का एरिया को थोड़ा बढ़ाने के लिए ये करता है, इसलिए एरिया के बेसिस पे आपको निकालने बोला जाएगा। तो तब क्या करोगे, तो सिंपल सा बात है, हीट ट्रांसफर है तो ये रहा मेरा हीट ट्रांसफर क्यू, और पर यूनिट एरिया मतलब नीचे में एरिया आ जाएगा। और हीट ट्रांसफर को मैंने कहा था जैसे डब्लू, क्योंकि यहाँ पे डब्लू का बात करेंगे, और डब्लू मतलब जान रहे हैं ना हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना क्यू, तो क्यू मतलब ये समझ लेना कि क्यू ओनली हीट है, ये हीट ट्रांसफर रेट है, क्या मेरा हीट ट्रांसफर रेट है। चलो मैं क्यू डॉट बोल लो यहाँ पे कि ये मेरा क्या है, क्यू डॉट है, क्यू डॉट अपन एरिया, हीट ट्रांसफर रेट अपन एरिया, कितना टाइम में मेरा हीट जा रहा है एरिया के वजह से, कितना बड़ा एरिया है, यानी कि इसका तो हो गया मेरा वाट और नीचे आ गया मेरा मीटर स्क्वायर। तो वाट पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। समझ गए, ठीक है। चलिए डियर रंजन कुमार, देखो यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा होगा है ना, कमेंट में, लाइव आपके कमेंट में, उसमें आप नंबर, उस नंबर में आप आराम से कॉल कर लो और सारे जो भी डाउट आप लोगों को बन रहा मन में वो आप पूछ सकते हो, सब आप लोगों को वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा A to Z। क्लियर, चलो यहाँ तक अगर आप समझ गए तो मूव करते हैं आगे। तो ये तो लिख दिया गया, ये आपका ए क्या है, ए इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द एक्सपोजर। एक्सपोजर कितना बड़ा फैलाव है, इतना बढ़िया फॉर द हीट ट्रांसफर, जितना बड़ा एरिया उतना जल्दी आपका हीट ट्रांसफर करेगा। इंपॉर्टेंट ये कि एरिया आपका कंडक्टर की तरह होना चाहिए, इंसुलेटर नहीं होना चाहिए, इंसुलेटर तो हीट का आपका कंडक्ट करता ही नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए नाउ इट्स टाइम टू डिफाइन दी कंडक्शन। अब बारी किसका आ जाता है मेरा डियर स्टूडेंट, कंडक्शन को डिफाइन करने का, कि सर आखिर मेरा कंडक्शन जो है वो क्या हो जाता है। अच्छा एक बार आप सारे बच्चों को बताओ, यहां तक ऑल क्लियर हो गया ना। हाँ, इसको हीट फ्लक्स कहते हैं, हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया को हीट फ्लक्स कहा जाता है। यानी कि अगर कोई बोलेगा कि हीट फ्लक्स निकालने बोलो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन फंसाएगा कैसे, सिंपल आपको बोलेगा ना कैलकुलेट द हीट फ्लक्स, देखो क्या बोलेगा, क्वेश्चन आपको बोला जाता है जो भी वैल्यू दिया रहेगा कि द हीट ट्रांसफर रेट इज दिस, एरिया इज दिस, मान लो दिया रहेगा, अ बॉडी विच इज रेक्टेंगुलर इन साइज, एरिया आपको दे दिया जाएगा, एरिया इसका इतना है, या फिर लेंथ और विड्थ दे दिया जिससे आप एरिया निकाल सकते हो। इसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, समथिंग मान लो आपको दिया जाएगा कि ये वाट का वैल्यू, यानी कि जूल पर सेकंड का वैल्यू कि इतना आपका है, तो डायरेक्ट आपको बोलेगा फाइनल में कि कैलकुलेट हीट फ्लक्स। अब आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हीट फ्लक्स सर, तो सब पता क्या निकालने लगते हैं, हीट को निकालने लगते हैं, हीट को निकालने लगते हैं, यानी कि वाट के बेसिस पे, यानी कि वो बोलता है कि कितना मेरा जा रहा है जूल पर सेकंड के बेसिस पे वाट निकालने लगता है, और ये गलत हो जाता है। आपको डिवाइड करना पड़ेगा एरिया को भी, डिवाइड करना एरिया को भी, क्योंकि जब बोला यहाँ पे हीट फ्लक्स, तो हीट फ्लक्स का मतलब क्या है कि हीट ट्रांसफर रेट तो आपको कैलकुलेट करना ही करना है, यानी क्यू तो कैलकुलेट करना है, आपको एरिया से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपको मीटर स्क्वायर से भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्यू अपन एरिया यानी वाट पर मीटर स्क्वायर, तो ये इसका मतलब ये चीज होता है। तो ये आपको ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में गिवन है या नहीं, आपका एरिया गिवन है या नहीं, फिर आप आराम से निकाल सकते हो, सिंपल। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। यस यस क्लियर, ओके डियर। नाउ अब बात करते हैं कंडक्शन के बारे में। अब देखो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ फर्स्ट आपका सेक्शन। जैसे मैंने कहा था ना कि हीट ट्रांसफर को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो अब ये जो इससे पहले का था ये कुछ बेसिक चीजें था, कुछ फंडामेंटल थ्योरम, कुछ फंडामेंटल थ्योरीज, है ना, कुछ बेसिक नॉलेज जिससे आप इस सब्जेक्ट को पकड़ बना सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। अब अभी कंडक्शन बच्चे पूछ रहे थे ना सर, कंडक्शन में कैसे हीट ट्रेवल करता है, कन्वेक्शन में कैसे करता है, रेडिएशन में कैसे करता है, उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आप, बिल्कुल टेंशन ना लो।
मैं ऐसा कभी हुआ कि मैं आपको पढ़ाया आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ है ना, ऐसा नहीं हुआ ना, बस आपको समझा रहा हूं। इस स्टार्टिंग में मैंने आपको ये समझाया था कि हीट ट्रांसफर कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन के लिए करता है। अब मैं वहां पे थोड़ा बहुत बता भी दिया, वो भी जरूरी नहीं था, बस आपको समझाया कि इन तीन के थ्रू करता है। आगे हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे कि कैसे करता है, काहे करता है, लॉ क्या होता है, टाइप्स क्या हो जाता है, क्या रीजन हो जाता है, ए टू जेड जैसे समझो। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंडक्शन को, है ना। समझते हैं कि आखिर मेरा कंडक्शन जो है वो क्या होता है और कंडक्शन के थ्रू कैसे मेरा हीट जो है वो ट्रेवल कर सकता है। जैसे मैंने बताया था ना मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। इट्स अ फर्स्ट, हम लोग अधिकतर पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर में, फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना, समझ गए। यानी हीट ट्रांसफर करने के लिए जो पहला मोड है ना, माध्यम है कंडक्शन, उसके थ्रू से समझेंगे। तो चलो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे आपका डेफिनेशन। और देखो कई बार मैं आपको समझाया हूं, फिर से और एक बार समझा रहा हूं, जब मैं कोई चीज का डेफिनेशन लिख के लाता हूं, इट मींस दैट डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कोर्स वर्क एज वेल एज एग्जाम पर्पस, राइट। क्यों, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पूरा डेफिनेशन लिख दिया जाता है और आपको बोला जाता है बताइए क्या है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। आपको समझना पड़ेगा कि क्या है। और ये जो है ना अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग आपका सोसाइटी, इंजीनियरिंग सोसाइटी अलग अलग थ्योरी को लेकर चलता है, अलग अलग डेफिनेशन को लेकर चलता है। तो जो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लाया हूँ वो जो आपका यूज किया जाता है हीट ट्रांसफर में ना, उसी को लिया गया जो सबसे कॉमनली यूज किया जाने वाला है। हाँ, इसके थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है जिससे आप पकड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा बहुत चीज चेंज कर देगा तो आप पकड़ लोगे, है ना। जैसे यहाँ पे हीट ट्रांसफर को हीट फ्लो बोल देगा तो आप पकड़ लेना कि भाई ट्रांसफर फ्लो तो एक ही बात है, इस तरह का चेंज करेगा। लेकिन हाँ, ये डेफिनेशन एक तरह से कोर और मेन आपका रहने वाला यही है। तो क्या बोला गया कंडक्शन को कि इट इज वन ऑफ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। वही बेसिक बात है, हीट ट्रांसफर जो होता है उसमें जो मेरा ट्रेवल करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, किसके थ्रू करता है उसमें से एक इंपॉर्टेंट है मोड। अच्छा, इन विच जिसमें हीट एनर्जी फ्लो बिटवीन दी मोलिक्यूल हैविंग दी मोर एनर्जी एंड मोलिकुलर हैविंग दी लो एनर्जी। मतलब कि अगर कोई मेरा बॉडी है जिसमें हाई एनर्जी है और कोई मेरा बॉडी है जिसमें लो एनर्जी है, तो लो एनर्जी से लेकर हाई एनर्जी के बीच में जो आपका हीट ट्रेवल करता है वो करता थ्रू दी कंडक्शन। और उसी को जो हीट ट्रेवल करता है उसी को हम लोग कंडक्शन में डालते हैं, कंडक्शन में उसी को कहते हैं। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन, सर मोर एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या भाई, एनर्जी किसके वजह से, टेम्परेचर की वजह से है, एट रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर। और लो एनर्जी का मतलब क्या है, एट रीजन ऑफ लो टेम्परेचर। भाई साहब जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना उसका हीट, और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जितना ज्यादा गर्मी है, जितना ज्यादा गर्मी आपको लग रहा है, गर्म लग रहा है, वो ज्यादा एनर्जी उसके अंदर है, तो हो गया हाई एनर्जी। और जिसका लो टेम्परेचर है उसका लो एनर्जी है, हो गया मेरा लो एनर्जी। तो हाई से लेकर लो एनर्जी। लेकिन वही बात है नेचुरली, यहाँ पे कोई भी आप लोगों को जबरदस्ती नहीं करना कि वर्क डन करवा रहे हैं, ऑलवेज हाई टू लो। इसलिए कहा गया है कि मोर एनर्जी टू लो एनर्जी के बीच में जो एनर्जी का फ्लो होता है उसको हम लोग कंडक्शन में पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल सर ये आप देख रहे हो, ये मान लो आप बनाने चाह रहे हो अंडा, आपको अंडा बनाना है या पानी गर्म करना है या रोटी बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो आपने स्पेन को इस तरह चढ़ाया है ना, चढ़ाया, और चढ़ाने के बाद आप गैस में चढ़ाए, भूल गए कुछ देर तक, और फिर आपका दोस्त कोई आया या फिर घर में कोई आया, आप खुद से बना रहे हो कि दीदी या मम्मी या कोई बोला या भाई आके बोला अरे तुमको नहीं सके, तुम नहीं सकोगे, चलो मुझे दो। तो आप लगा अच्छा ठीक है मैं बंद करके चल जाता हूँ। तो जैसे आप बंद किए और गैस को पकड़ना, आई मीन गैस को बोल रहे हैं, हैंडल को पकड़ना चाहिए स्पेन का, छुए और आपको लगा गर्म। क्यों गर्म लगा, क्योंकि देखो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक करके दिखा रहा है ना, धीरे धीरे हीट क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। तो ये क्यों हुआ, ये आपका क्योंकि यहाँ पे हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी है क्योंकि हाई टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या है मेरा, टेम्परेचर का बात करेंगे वो ज्यादा है। और आपके बॉडी का बात करा जाए वहां पे लो एनर्जी है क्योंकि ठंडा पड़ा हुआ ना आपको बॉडी, आपका बॉडी वही रूम टेम्परेचर ही है, आई मीन बॉडी टेम्परेचर ही है ना। तो बॉडी टेम्परेचर तो लो एनर्जी है यहाँ पे, तो लो एनर्जी है लो टेम्परेचर की वजह से। तो हाई से लो की एनर्जी मेरा यहाँ पे गया, हाई से लेकर लो एनर्जी गया, किसके वजह से, आपके फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से। जब तक आपने टच नहीं करा तब तक आपको गर्म नहीं लगा, तो वह आ जाता क्या, कंडक्शन पे। और एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे देखो ऊपर वाले में एक आपका मोमबत्ती जल रहा है और उस मोमबत्ती के आगे क्या करा है, एक रड ले आए हो। इस रड को भी अगर आप ध्यान से देखो ये भी एनिमेशन है, देखो ध्यान से, अभी ब्लैक है ना, आप देखो रेड जा रहा है, रेड जा रहा है, देखो यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, देखो धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है, गर्म होते जा रहा है, गर्म होते जा रहा है, धीरे धीरे पूरा रड जो है ना वो गर्म हो जाएगा। अब देखो पूरा रड काला हो जाएगा, देखो अभी देखना, रुक जाओ, अभी पूरा रेड हो रहा, पूरा रेड हो रहा, देखो पूरा रेड, अब देखो पूरा ब्लैक हो गया। ये भी हीट मेरा धीरे धीरे ट्रेवल कर रहा है,
हीट ट्रेवल करा। कब? जब हीट पूरे इसके संपर्क में आया तब। और यहाँ पे आप अगर आप पकड़ोगे तो आपको लगेगा गर्मी। तो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। हाई एनर्जी से लो एनर्जी तो मेरा क्या करता है? हीट फ्लो करता है। हीट फ्लो कैसे करेगा, कितना टाइम लेगा, वो तो अभी आगे का कहानी है। तो दिस इज दी डेफिनेशन। अच्छा, इसके अलावा और एक दो पॉइंट है जो कंडक्शन के बारे में जानना। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड पॉइंट, हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन इज इन दी सबस्टेंस लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो याद रखना कि आपको सॉलिड के अलावे, देखो सॉलिड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना मैक्सिमम सॉलिड में देखने को मिलता है ना, फिजिकल कांटेक्ट। लेकिन लिक्विड और गैस में भी होता है, लेकिन ये इतना कम होता है कि ना के बराबर होता है, ना के बराबर होता है। ये कब समझ आएगा? जब मैं इसका रीजन आपको समझाऊंगा ना इसके बाद वाले स्लाइड में, तब। लेकिन ये समझो कि होता तो तीनों में है। लेकिन देखो लिक्विड और गैस में क्या होता है, देखो यहां पे देखो, ध्यान देखना। ऐसा क्यों सर? आपका क्वेश्चन ये रहेगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, वाई लिक्विड और गैस में जो मेरा हीट ट्रेवल तो करता है, ऑब्वियसली बात है। पानी अगर गर्म होता है तो मान लो पानी का सोर्स यहाँ से गर्म हो रहा, कुछ सपोज करो पानी मेरा फ्लो करते हुए आ रहा, फ्लो करते हुए आ रहा है, और यहाँ पे कोई हीट सोर्स है। मान लो यहाँ पे आपने, मैंने क्या करा, गैस चढ़ाया हुआ है और पानी यहाँ पे गर्म हो रहा है, और पानी गर्मा गर्म पानी आपका नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे कोई अगर लेगा उस पानी को, गर्म पानी मिलेगा। तो सर ये भी तो मेरा ट्रेवल कर रहा है, हीट मेरा फ्लो हो ही रहा है, तो छुएंगे यहाँ गर्म हो, जबकि हीट सोर्स यहाँ था, वो भी हुआ। लेकिन सर इसमें कंडक्शन में क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कंडक्शन जो होता है ना, पहली बात फिजिकल कांटेक्ट, और दूसरी बात इसमें जो होता है मोशन नहीं करता मेरा पार्टिकल्स हीट को ट्रेवल करवाने के लिए। क्या नहीं करता है? मोशन नहीं करता, वो केवल और केवल वाइब्रेट करता है। अगर वाइब्रेट किया, जैसे सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में ये पार्टिकल होता है, जब आप इसको गर्म करते हो ना, तो गर्म करते हो तो थोड़ा सा खाली वाइब्रेट होता है, मोशन नहीं करता। एक पार्टिकल दूसरा जगह चल नहीं जाता है, वो बस यहां से क्या करेगा, इधर थोड़ा हिलेगा, इधर थोड़ा हिलेगा, आगे हिलेगा, पीछे हिलेगा, यही करता है। इसी की वजह से क्या करता है, धीरे धीरे पास करते जाता है। मतलब समझो, कुछ इस तरह से समझो, इस तरह से समझना कि आप यहाँ पे हो, खड़े हो, बैंक का लाइन में खड़े हो, है ना भाई। नोटबंदी के टाइम पे तो कोई ना कोई बैंक में खड़ा ही होगा। अब यहाँ खड़ा है, अब यहाँ से कोई एक आया हीरो जैसा बंदा, वो धक्का दे दिया सामने वाले को। अब देखो सामने वाला धक्का, वो धक्का देके फिर खड़ा हो गया, धक्का देके खड़ा हो गया, लेकिन अपना जो एनर्जी है, वो जो फोर्स लगाया, फोर्स आप तक तो पहुंच गया। अब आप उस चीज को झेल नहीं पाओगे तो आप भी आगे वाले को धक्का दोगे, फिर आप धक्का दोगे, धक्का देते 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 यहां तक पहुंच गया। तो एकदम इस तरह से वेव जैसा गया एनर्जी। अब लेकिन आप सारे के सारे फिर से खड़े हो गए उसी में, बस धक्का देके खड़े हो गए, धक्का दिए फिर आ गए, समझ गए? तो यहां पे क्या हुआ, क्या आप एक जैसे दूसरी जगह गए? नहीं गए ना, आपने मोशन नहीं किया, केवल वाइब्रेट किया। तो आप एनर्जी को, लेकिन अपना एनर्जी जो था वो तो आपने पुश कर आगे पहुंचाएगा। सेम होता कंडक्शन पे। लेकिन लिक्विड और गैस में क्या होता है, पूरा का पूरा पार्टिकल्स का मोशन होता है, पूरा वो गति करता है, एक पार्टिकल दूसरा जगह चल जाता है। पानी देख लो, या कोई भी लिक्विड देख लो, या गैस देख लो, हवा या कुछ भी देख लो, वो फ्लो कर जाता है। तो उसको हम लोग कन्वेक्शन में पढ़ते हैं। इसीलिए लिक्विड और गैस में जो हीट फ्लो करता है उसको हम लोग कन्वेक्शन में पढ़ते हैं, कन्वेक्शन। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कन्वेक्शन में मीडियम का जरूरत पड़ता है कि एयर या लिक्विड है। लेकिन ये भी कहना गलत होगा, ये भी कहना गलत होगा कि सर कंडक्शन जो है वो मेरा लिक्विड और सॉलिड में, लिक्विड और गैस में नहीं देखने को मिलता। मिलता है लेकिन बहुत कम। इसलिए देखो मैं बहुत अच्छा और सिंपल डेफिनेशन लिखा दिया हूं ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस चीज को लिख दिया गया जो मैं आपको समझाया। देखो क्या कहा गया, इफ, अगर दे ट्रांसफर हीट, अगर ये कौन, लिक्विड और गैस, अगर लिक्विड और गैस हीट ट्रांसफर करेगा विदाउट मोशन, गति किए बिना, देन हीट कैन ट्रांसफर बाय लिक्विड एंड गैस वाया कंडक्शन। तो अगर ये गति नहीं कर रहा है और बस वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि देखो मेरा बात समझना, जब आपका लिक्विड है ना, लिक्विड है या सॉलिड है, तो लिक्विड जो होता है, खास करते हुए लोग गैस, तो यू नो दैट अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो बच्चा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को जानता है वो तो पता है कि गैस आज ऑलवेज इन मोशन। गैस जो होता है, गैस इज ऑलवेज ऑलवेज इन मोशन, हमेशा गति करते रहता है गैस, गैस कभी भी रुका हुआ नहीं रहता है ना। ये कौन बताता है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बस यही मेन रिजल्ट यही जानना है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको दिया गया था बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल के द्वारा, वो दोनों साइंटिस्ट में रिसर्च करके ये बताया था कि गैस जो होता है वो कभी भी रेस्ट कंडीशन में नहीं रहता, रुका हुआ नहीं रहता, हमेशा मोशन करते रहता है। इसीलिए कई सारे हम लोग लॉज पढ़ते हैं गैस को समझने के लिए, बॉस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, है ना, गेलुसेक लॉ, ये सारा आइडियल गैस इक्वेशन, ताकि उस गैस को स्टडी करा जाए। लिक्विड को स्टडी करने, सॉलिड को स्टडी करने के लिए ज्यादा थ्योरम और लॉ नहीं दिया गया, क्योंकि ये आसान है, ये रुका हुआ रहता तो इसके बारे में जानना इजी है, इसका प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना इजी है। लेकिन गैस को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ही अब्रप्ट और रैंडम बिहेवियर शो करता है। खैर, मैं बात कर रहा था लिक्विड का, कि लिक्विड में क्या होता है, एक कंडीशन रहता है जब ये रुकता है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोग पढ़े होंगे,
फ्लूइड मैकेनिक्स में एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड। हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रो मतलब होता है पानी और स्टेटिक मतलब रुका हुआ। पानी भी एक टाइम पे रुकता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे सर, ये कब होता है? मैं आपको समझाता हूं। मान लो आप कभी देखे हो पाइप, ये पाइप और पाइप में पानी फ्लो कर रहा है। सपोज करो इस पाइप में क्या हो रहा है, मेरा पानी फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है। आप देखोगे जब पाइप में ना आधा पानी भी नहीं, एकदम थोड़ा कम पानी रहता है, थोड़ा कम पानी रहता है, वो पानी ऑलमोस्ट लगता है ना कि रेस्ट कंडीशन पे है। अगर वहां पे एक पत्ता रख दोगे ना उस पानी में, अगर आप एक पत्ता रख देते ऊपर में, तो लगता है जैसे फ्लो ही नहीं करा, रुक गया है, वो पानी रुक जाता है। तो रेस्ट कंडीशन में जैसे जैसे पानी में पाइप बढ़ते जाएगा वो फिर फ्लो करने लगता है। तो पानी भी हाइड्रोस्टेटिक, जैसे फ्लूइड मैंने कहा, ये भी एक टाइम पे रेस्ट कंडीशन पे आता है। उस टाइम पे क्या करता है, अपना जब एनर्जी को फ्लो करेगा वो वाइब्रेशन के थ्रू ही करता है, थोड़ा बहुत वाइब्रेट करता है। क्योंकि मान लो मेरा बात समझना, कोई भी चलने से पहले वो पहले वाइब्रेट ही किया ना, पहले मान लो एकदम हल्का फोर्स बहुत कम लगाए तो थोड़ा किया, उसके बाद फिर मोशन किया, तो वो जो कि ना के बराबर होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि हम लोग कंडक्शन केवल और केवल सॉलिड में ही स्टडी करते हैं, लिक्विड में ना के, और लिक्विड और गैस में ना के बराबर करते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये रुक के स्टेटिक रुक के ये मेरा अगर हीट को ट्रेवल कर पा रहा है तो कंडीशन में इसको कंडक्शन में बोलेंगे, जो होता है बहुत ही नेग्लिजिबल। और गैस में तो और ना के बराबर होता है, क्योंकि ये कभी तो रुक नहीं सकता है ना। फिर भी सबके बारे में अभी समझेंगे डिटेल में। और तो ये हो गया कंडीशन, इसलिए दिया गया है कि इसीलिए या फिर बट इन जनरल वी फाइंड कंडक्शन इन सॉलिड। नॉर्मली हम लोग को कहां देखने को मिलता है, सॉलिड में देखने को मिलता है। दो कंडीशन समझ गए ना, एक क्या होता है हाई एनर्जी से लो एनर्जी, और दूसरा फिजिकल कॉन्टैक्ट, और तीसरा एनर्जी के मतलब जो मॉलिक्यूल्स रहता है उसके वाइब्रेशन की वजह से। वैसे एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है, जिसकी वजह से 70% जो होता है कंडक्शन वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है। जो एटम में पाया जाता है, जो भी मेटल होता है ना, या सॉलिड होता है, उसमें पाया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी में कंडक्शन देखने को मिलता है। इसीलिए लकड़ी वगैरह में, जैसे वुड का बात करेंगे कि सर वुड में भी हीट होता है, लेकिन उतना जल्दी नहीं जाएगा जितना मेटल करेगा। मेटल गर्म करो 2 मिनट के अंदर आपको हाथ को गर्मी लगने लगेगा। लेकिन आप माचिस का तिल्ली कभी जलाना, माचिस का तिल्ली जब तक आपका खत्म ना हो जाए ना तब तक गर्मी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता है। तो कंडीशन दो होता है ट्रेवल करने का, एक होता है मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाता है इसीलिए होता है ज्यादा अच्छा कंडक्टर, क्योंकि ज्यादा अच्छा सिर्फ हीट को ही नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत अच्छा कंडक्ट करता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत अच्छा रीजन होता है मेरा, इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो करने का रीजन और कंडक्शन का भी, हीट का भी। कंडक्शन बोलते हो हीट को भी फ्लो करने का, समझ गए। फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा एक रीजन प्ले करता है। चाहे इसीलिए तार बनाते हैं हम लोग किससे, अच्छा कंडक्टर से, है ना। या फिर कोई हीटर भी देख लो, हीटर वो क्या कर रहा है, कंडक्शन का कमरा, हीट को फ्लो कर रहा है, उसमें हम लोग अच्छा कंडक्टर को लेके चलते हैं। नोट कहा गया कि फ्लूइड मोशन इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कन्वेक्शन, मैंने कहा ना। अच्छा फ्लूइड क्या होता है सर, फ्लूइड में ही आपका आ जाता है लिक्विड भी, और फ्लूइड में ही आ जाता है गैस। ध्यान रखना, आप ये मत समझना कि सर फ्लूइड में केवल और केवल लिक्विड आएगा, गैस नहीं आएगा। देखो फ्लूइड के क्या मतलब होता है हिंदी में, फ्लूइड का मतलब होता है विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, जिसमें फ्लो करने का प्रॉपर्टी होता है, किस क्या करने का, फ्लो का प्रॉपर्टी। अच्छा फ्लो मीन्स क्या होता है सर, फ्लो मीन्स होता है बहना, जिसमें बहने का प्रॉपर्टी होता है ना उसको फ्लूइड कहते हैं। तो क्या हवा नहीं बहता है, हवा बहता है। तो जितनी भी गैसेस है वो भी बहता है। तो चाहे हवा रहे, गैसेस रहे या लिक्विड रहे, सारा सारा फ्लूइड। तो फ्लूइड मोशन जो हम लोग स्टडी करते हैं वो किसमें करते हैं, कन्वेक्शन में करते हैं, कंडक्शन में कम करते हैं। क्यों, रीजन आपको समझा दिया, क्योंकि वो कभी रुका हुआ नहीं रहता, वाइब्रेट नहीं करता, मोशन ही कर जाता है। क्लियर, चलिए यही सेम चीज लिख दिया गया है कि हीट ट्रांसफर लिक्विड और गैस इन कन्वेक्शन मोस्टली, है ना। कंडक्शन में होगा भी तो बहुत ना के बराबर होगा। चलिए इतना अगर आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था ना कि एक सॉलिड के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और डिटेल वाइज कि क्या क्या रीजन होता है उसको समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, एनिमेशन से समझते हैं। ये रहा पूरा एनिमेशन समझाऊंगा आपको। फिर बात करेंगे कि कंडक्शन इन लिक्विड, तो देखो यहाँ पे कंडक्शन इन लिक्विड समझेंगे हम लोग। लिक्विड में फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आ जाएगा, है ना। और फिर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि मेटल वगैरह में किस किस चीज में डिपेंड करता है ना, मेटल का कंडक्टिविटी। क्योंकि ऑब्वियसली मेटल में तो बहुत अच्छा कंडक्टर है ही, इसमें भी बेस्ट कौन होता है, कौन सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, जो सबसे ज्यादा हीट को ट्रेवल कराता है। जिसमें यहाँ पे देख ही सकते हो एक आपका हीरा नजर आ रहा पूरा, तो इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब बोलेंगे सर हीरा जो होता है वो तो होता नहीं है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बस एक बार आप लोग फिर से ये बता दिए, क्या यहाँ तक चीज़ें समझ आपको आया, या कोई भी अगर आपको डाउट है किसी तरह का, अगर मन में मर रहा है किसी भी बच्चे, चाहे आप पेड वाले बच्चे हैं, फ्री वाले बच्चे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे से पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी एनी टाइम, मैं आपका करेक्ट जरूर करूँगा। सर वाव नाइस पीपीटी, यस डियर। मैं 1 घंटा का क्लास लेने के लिए 4-5 घंटा मेहनत करता हूँ,
है ना, ये जान लेना। तो मेरा नोट्स को किसी से भी कंपेयर आप लोग कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैं जितना मेहनत करता हूँ नोट्स में, वो मुझे लग रहा है कि इंडिया में इस तरह का नोट्स बहुत कम, ना के बराबर लग रहा, कोई नहीं बनाता, इतना मेहनत कोई करना ही नहीं चाहता है ना। तो मैं अगर 2 घंटा का क्लास ले रहा हूँ, उसके पीछे 6 घंटा में मेहनत करता हूँ, क्योंकि सारे स्टैंडर्ड बुक जो होता है, कई सारे स्टैंडर्ड बुक, 7-8 बुक स्टैंडर्ड बुक जो लिया जाता है मैकेनिकल का, उन सभी से बेस्ट कंटेंट को लिखना, इसलिए बेस्ट से बेस्ट बुक भी देखोगे ना तो अब मेरा मैच नहीं करेगा मेरा कंटेंट, क्योंकि मैं कई सारे बुक से मिलके, कई सारे अच्छा कंटेंट से मिलके एक कंटेंट को बनाया हूँ। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को लिखता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज्यादा लिखने से आपको पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, रिवीजन बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो बेटर है कि चीजों को समझाना ज्यादा, एनिमेशन के थ्रू, वीडियोस के थ्रू। इसी तरह एनिमेशन वगैरह लेता हूं ताकि उससे समझ में आए, क्योंकि हमारा जो माइंड काम करता है वो ज्यादा ग्राफिकल चीज, जैसे मूवी बहुत देर तक याद रह जाता है, आपको डायलॉग, सॉन्ग, ये सब याद हो जाता है। लेकिन वही अगर कोई बोलेगा एक कहानी को याद कर दो, कोई थ्योरी को याद नहीं कर पाता। क्यों? ग्राफिकली आप देखते हो तो जल्दी याद रहता है, इसलिए ये सभी चीज को मैं लाता हूं। और हाँ, कोई चीज को आप देखते हो ना, कॉम्प्लेक्स बहुत रहता है ना, तो जब आप समझ में आता है ना, दिखाई देता है, तो आपको आसान लगने लगता है। नहीं तो इमेजिनेशन, देखो इमेजिनेशन पता किसको किया जा सकता है? इमेजिन आप उसी को कर सकते हो जिसको कभी ना कभी देखे हो। जैसे मैं बोलूंगा कि पता उसके बाद ना ऐसा बाइक था जो खतरनाक, आगे का टायर ना ऐसे आगे चल जाता था, तो आप तुरंत आपके दिमाग में चलेगा आपका बाइक, जो घर में या कभी ना कभी बाइक देखे हो कि हाँ हाँ अच्छा, आगे टायर ऊपर चल जाता था, ऐसा चलाता था, हाँ ऊपर करके चलाता था, ऐसे में कुछ करूंगा। फिर मैं बोलूंगा ना उसके पास ऐसा कार था जो पानी में चलता था, पानी में चलता था, तो बोलूंगा फिर टायर डूब नहीं जाता था, ऐसा कुछ। तो आप ना, आपको पहले से पता कि कार कैसा होता, बाइक क्या होता, इसलिए आपने इमेजिन करा ये चीज को। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा इस तरह से, कुछ भी कंडक्शन कन्वेक्शन बताऊंगा कि रेडिएशन में ये होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, और आप उस चीज को कभी देखे ही नहीं हो, तो क्या इमेजिन करोगे, है ना। आपका इमेजिनेशन करने के लिए कुछ तो मटेरियल चाहिए ना, एक घर बनने के लिए आपको देना दूंगा ना, ये लो सीमेंट, ये लो बालू, ये लो ईंट, अब बनाओ। आपके पास इमेजिनेशन के लिए कुछ मैं दे ही नहीं रहा हूं, तो फिर कैसे समझोगे? इसलिए मैं ये सब चीज को लाता हूं ताकि आप समझ पाओ कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, तो वो फिर इजी हो जाता है, फिर वही हार्ड टॉपिक आसान लगने लगता है। समझ गए? फिर वो कोई भी बच्चा रहे, चाहे वो 10 साल पढ़ाई छोड़ क्यों ना दिया, 10 साल 15 साल क्यों ना छोड़ दिया, उसको मजा आने लगता है ना। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के बाद मेरा कोर्स को बोलते हैं कि सर जी अब मैं पढ़ा दूंगा किसी को, इतना अच्छा हो जाता है, और लाइफ भर नहीं बोलोगे, इस तरह से पढ़ाते हैं हम। चलिए खैर, ये तो बात आप लोग बोलते हो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि अच्छा लगता है सर। खैर यहां तक समझ गए ना। चलिए इट्स टाइम टू स्टडी दी कंडक्शन इन सॉलिड। सॉलिड में आखिर कंडक्शन कैसे होता, क्यों होता, रीजन क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। ओके देखो, कंडक्शन इन सॉलिड, क्या बात करते हैं, कंडक्शन इन सॉलिड। तो देखो दिस इज योर सॉलिड का वॉल, कोई मैंने मान लिया ठोस का एक दीवार है, ये मान लो इस तरह से बढ़ा जाएगा, चौड़ा ऐसे जाएगा, है ना, ऐसा मान लेते हैं। मेटल का कोई टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से क्या रहा, हीट आ रहा, गर्म इसको कर रहे हो, तो गर्म करो गर्म करो, तो आपका हीट इधर भी चल जाता है, आप इधर छुओगे, इधर आपका आग, मान लो यहाँ पे आप हीट प्रोवाइड करोगे, तो आप इधर भी आपको गर्मी लगने लगता है। तो बीच में कैसे पार हुआ, है ना, वो मुझे जानना है बीच में, क्योंकि यहाँ तक हीट जो, ये जो मेरा बीच में वॉल में पार किया, ये कैसे पार किया, ये जानना चाहते हैं। तो डियर सॉलिड में जैसे मैंने आपको डिस्कस करा पहले ही, और आपको मजा आएगा कि इन सॉलिड हीट ट्रांसफर इज ड्यू टू टू रीजंस। वही कहा गया, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड बॉडी ड्यू टू टू रीजंस। कौन कौन सा रीजन है? फर्स्ट रीजन आपका होता है लेटिस वाइब्रेशन, और सेकंड होता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने भी आपका बहुत सारे से मटेरियल होते हैं, उस मटेरियल में पाया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, और अगर किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो वो लेटिस वाइब्रेशन के वजह से वो अच्छा कंडक्टर होता है, अच्छा तरह से हीट को ट्रेवल करता है। जैसे एग्जांपल बताऊं, फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं पाया जाता है, आप देख लो डायमंड, डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता है। अब यहां पे बात आ जाता है, सर जी अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता तो फिर कैसे ट्रेवल करेगा, तो अभी इसलिए बात है ड्यू टू लेटिस वाइब्रेशन, इस लेटिस वाइब्रेशन की वजह से। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि लेटिस वाइब्रेशन भी किस पे डिपेंड करता है। खैर ये दो चीज हो गया, तो दो रीजन की वजह से मेरा कंडक्शन सॉलिड में देखने को मिलता है। सॉलिड में हीट ट्रांसफर होता है, कंडक्शन मतलब हीट ट्रांसफर, है ना, इन सॉलिड। तो दो रीजन की वजह से। अच्छा, इसमें से ज्यादा योगदान किसका रहता है? ज्यादा योगदान रहता है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का। अधिकतर मेटल्स में, अधिकतर मटेरियल में जो मेरा हीट ट्रेवल करता है सॉलिड में, वो केवल और केवल रीजन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का। और जो 30% रीजन होता है वो लेटिस वाइब्रेशन की वजह से देखने को मिलता है। किसके वजह से देखने को मिलता है? लेटिस वाइब्रेशन की वजह से। अब समझना, अगर मैं यहां पे बात कर रहा था किसके बारे में? लेटिस वाइब्रेशन के बारे में। ये लेटिस वाइब्रेशन डिपेंड करता है मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। भाई लेटिस वाइब्रेशन एक तो सॉलिड है, तो मान लेते हैं कि कोई मेरा सॉलिड है, और सॉलिड में एटम क्या है? आपस में पूरा क्या है? चिपका हुआ है।
आपस में क्या है एकदम, आपको पता है इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स आपस में पूरा पकड़ के रखता है मजबूत, और इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब उसके बीच का रिक्त का स्थान, दो अणुओं के बीच का रिक्त का स्थान जो होता है ना, स्पेस जो होता है दो एटम्स के बीच में, वो बहुत ही कम होता है और फोर्स ज्यादा होता है, राइट होता है। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं लेटिस वाइब्रेशन, वाइब्रेशन आपको पता मैंने कहा था कि सॉलिड में जो हीट ट्रेवल करता है वाइब्रेशन के थ्रू करता है, वाइब्रेशन के थ्रू करता है। तो अगर क्या करेगा, इसका अरेंजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। जैसे एक अरेंजमेंट मैंने आपको यहां बताया रेड कलर से, और दूसरा अरेंजमेंट मैं आपको दिखाता हूं कुछ ऐसा, एक ऐसा यहां है, एक 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 यहां, ऐसा कुछ। अब सेकंड वाला अरेंजमेंट जहां तहां है, तो जैसे मैंने कहा था ना, एक लाइन पे कोई, जैसे आप और अच्छा समझ लो ना, लाइन पे आप लगे हो बैंक में, यहाँ पे कोई एक इंसान अगर आपको धक्का लगाएगा ना, तो पूरा का पूरा धक्का लगते जाएगा लगते जाएगा लगते जाएगा। ये अच्छा एक तरह से अच्छा वे में गया, एनर्जी का ट्रेवल बहुत अच्छा किया। लेकिन अब यहाँ पे खड़ा है कोई लाइन, एक आदमी यहाँ खड़ा है, दो इस लाइन में है, कोई यहाँ पे खड़ा है, कोई यहाँ पे खड़ा है, कोई एक जगह पे सबका सब एकदम चढ़ गया है, और कोई कोई बहुत दूर दूर खड़ा है। अब यहाँ पे आके इस बंदे को धक्का मारेगा तो गिर जाएगा, यहाँ कोई धक्का मारेगा तो ये गिर जाएगा, इसको धक्का मारेगा तो दो को गिराएगा, लेकिन बाकी कोई साथ में कोई नहीं। तो इसका देखो यहाँ पे इस सारे को गिराने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा। कोई अगर मान लो मिशन ही है सबको गिराना, ताकि इसको कोई पुश करेगा, धक्का लगा, इसको धक्का, इसको धक्का, इसको धक्का, इतना एनर्जी लगा है। लेकिन यहाँ पे अगर इसी लाइन पे अगर मान लो 20 आदमी खड़ा है और कोई जोरदार धक्का एनर्जी दिया, तो एक बार में सारा काम बन गया। तो समझ गए, यहाँ पे सेम चीज यहां पे देखने को मिलता है। अगर लेटिस वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेट ही तो करा, कांप रहा, जैसे देखो लेटिस वाइब्रेशन कुछ इस तरह से होता है, ये देख रहे हो ये कितना अच्छा होता है वाइब्रेशन। मतलब सिंपल सा बात है, अगर आप ऐसे लोगे कोई रुमाल या कोई पेपर है ना, और जो मेरा फ्लो करेगा ऐसे कुछ, जैसे आप मान लो स्टील को देखो, कभी स्टील का पतला सा बड़ा सा लेना, इसे झाड़ना, छन से टन आवाज करता बहुत देर तक, है ना। रेल का पटरी को देखे होगे, रेल का पटरी को जोर से हम लोग कान में सुनते हैं ना, उसका वाइब्रेशन बहुत मोलिकुल्स करता है। रेल का पटरी ध्यान देना, हाफ किलोमीटर के आसपास ट्रेन जब आती है ना, तभी अगर रेल का पटरी सुनोगे तो आपका आवाज आने लगता है। सोचो साउंड को वो कितना यहां तक पहुंचा दे रहा है, मतलब 1 किलोमीटर दूर जो आपका ट्रेन है, वो आप स्टेशन में आपको सुनाई देगा आवाज आ रहा। तो सोचो यानी वहां क्या हो रहा, वाइब्रेट ही तो हो रहा, मोशन तो कर नहीं रहा, सॉलिड है। तो वो जो है ना, वो अपने आप इस तरह पार्टिकल्स है, तो ये इसको धक्का दे रहा है, इसको धक्का दे रहा है, इस तरह से धीरे धीरे साउंड भी इसी के वजह से कहा जाता है कि मेटल्स में साउंड भी बहुत जल्दी ट्रेवल करेगा। ईटा में मारो वो जाएगा ही नहीं। आप बोलेंगे सर ईंट में क्यों नहीं जाता साउंड, आप दीवार में अगर आप चिल्लाओगे तो साउंड ट्रेवल करेगा। जैसे मेरा बात समझना, मेरे पास कोई स्टील का कोई चीज, अब इसको मैं अगर ऐसे करके पीटूंगा ना, तो अब ये तो मेरे पास पकड़ा हुआ इसलिए है, लेकिन अगर खुला रहेगा टन से आवाज कर, टन इस तरह से। लेकिन यही मैं कोई अगर इंसुलेटर जैसे ईंट, जो ईंटा होता है, ब्रिक होता है, ब्रिक को मारूंगा, कोई पत्थर को मारूंगा, आवाज ही नहीं जाता। क्यों? ड्यू टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसका जैसे तैसे रहता है, प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं रहता है ना, प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं पाया जाता। इसी के लिए लेटिस वाइब्रेशन अगर हुआ तो मान लो एक यहाँ पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल, यहाँ इस वाइब्रेट किया, लेकिन वाइब्रेट करके बेचारा फिर से आ गया अपनी जगह में वाइब्रेट करके, क्योंकि आसपास कोई मेटल ही नहीं, कोई मोलिकुल था नहीं, धक्का नहीं दे पाया। लेकिन एक साथ अगर रहेगा, इसको धक्का दिए, इसको धक्का दिए, इसको धक्का दिए, ये रिटर्न आ गया, हर एक को धक्का देकर रिटर्न आ जा रहा है, चलते जा रहा, चलते जा रहा, तो पहुंच जा रहा लास्ट तक, पहुंच जा रहा लास्ट तक। तो वही बात है कि अगर ये लगातार मेरा मोलिकुल रहेगा, इसको हीट को ट्रेवल किया, ये गर्म हो गया, अभी ठंडा हो गया, फिर ये हीट आगे बढ़ा दिया, फिर ये आगे हीट बढ़ा दिया, ऐसे हीट बढ़ते बढ़ते आप इधर अगर पकड़ोगे, इसको टच करोगे तो आपको लग जाएगा क्या, गर्मी। लेकिन जहां तहां अगर रहेगा तो ये हीट आगे दिया, लेकिन यहाँ खाली था, एयर में चल गया, तो वो आगे तक पहुंचा ही नहीं, इसलिए जल्दी गर्म नहीं जाता। यही रीजन होता है कि जब आप माचिस, है ना, माचिस में तिल्ली लगाते, मेरे पास है नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकल समझा देता है ना, अगर मेरे पास रह जाए तो मैं मजा ही आ जाता। मैं हर एक चीज को समझाता हूं, मैं देखूंगा लास्ट तक पकड़ूंगा, लेकिन गर्म नहीं होता, आपका हाथ नहीं गर्म होता, एकदम जो लास्ट में आपका जलने लगेगा ना, तब आप उसको छोड़ते हो, ऐसे फेंकते हो। जब हीट ट्रेवल करता है ना, लेकिन ये कंडक्टर की तरह है नहीं, इंसुलेटर की तरह काम करता है। क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन सॉरी, जो आपका एटम्स अगर रहता है वो जहां तहां रहता है, एक अरेंजमेंट में सजा हुआ नहीं पाया जाता है। तो ये पाया जाता है इस तरह का सॉलिड में अधिकतर देखने को मिलता है। ऐसे मोशन होता है, हल्का सा भी अगर नीचे में ऐसे झाड़ दिया ना, जैसे समझ लो ये वेव की तरह जाता, लास्ट तक पहुंच जाता है, हीट को भी ट्रेवल करता है, तो ये धक्का देता है एक दूसरे को, समझ गए। चलिए, और सेकंड आ जाता है मेरा क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो ये वाला, आप देखो यहाँ देखो, ये सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो जैसे तैसे रैंडम मोशन करता है, लेकिन वो क्या करता है, इस पॉइंट से अगर ई है मेरा इलेक्ट्रॉन, तो ये लास्ट तक पहुंच जाता है, एक दूसरे को टकरा टकरा के पहुंच जाता है। और इसमें अधिकतर जगहों में आपको यही देखने को मिलता है। ठीक है, बेहतरीन सर, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, है ना, समझ गए। चलिए,
तो ये हो गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन का कहानी और ये हो गया मेरा लेटिस वाइब्रेशन का कहानी। अब देखो यहाँ पे मैं चीज़ों जो लिख देता हूँ ना, कई सारा चीज़ें, देखो अधिकतर आप देखोगे मैं उतना नहीं लिखता हूँ, आप देखोगे लेटिस वाइब्रेशन में कोई कोई एक पोथी लिख देता है। अगर आप लेटिस वाइब्रेशन में देखोगे तो लेटिस वाइब्रेशन हेडलाइन लिखा है और पूरा का पूरा पेज भर देगा। आप देखो मैं कुछ नहीं लिखा हूँ, लेटिस वाइब्रेशन लिखा हूँ, एनिमेशन दिखा दिया हूँ, थोड़ा बहुत चीज़ें मैं आप बस का आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बस क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिख दिया गया है कि हीट ट्रांसफर मेजरली डिपेंड ऑन दी परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लेटिस वाइब्रेशन का बात कर रहे हैं कि लेटिस वाइब्रेशन के थ्रू जो हीट ट्रेवल करेगा वो डिपेंड करता है कि मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर परफेक्ट है या नहीं, है ना। मेजरली अगर ज्यादा परफेक्ट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छी तरह से वो ट्रेवल करता है ना। हो आप नहीं समझे डियर। देखो 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 मैं यहां तक आ रहा हूं सरफराज, आप पहले चल गए वहां पे। आप ये बोल रहे हो कि सर जी यहां पे आपने लिखा है कि हीट ट्रांसफर मेजरली डिपेंड ऑन दी परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मैं इसमें बात कर रहा हूं, केवल इसका भी, इसका नहीं बात कर रहा हूं, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। मैं बात रहा हूं कि अगर लेटिस वाइब्रेशन के थ्रू भी आपको हीट को ट्रेवल कराना है तो इंपॉर्टेंट ये है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब जैसे यूनिट, आपको पता नहीं ये सभी यूनिट सेल होता है, और इसी तरह से आपका कई सारा जो स्ट्रक्चर यूनिट सेल जब मिल जाता है तो इसको बोला जाता है जाल, यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कई सारा यूनिट सेल मिलके क्या बना देता है आपका लेटिस कहा जाता है, इसको एक को कहा जाता है लेटिस, और लेटिस का जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसको कहा जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये चीज आप लोगों को पता है, मटेरियल साइंस का भी यहाँ पे कुछ चीजें आ जाएगा। तो दिस इज योर लेटिस, दिस इज योर लेटिस, और कई सारा लेटिस मिलके बन जाता है क्या, लेटिस का स्ट्रक्चर। और लेटिस क्या, नथिंग बट दी, अच्छा लेटिस क्या होता है आपको पता है? अच्छा कोई अगर मुझे बोलेगा कि लेटिस क्या होता है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। लेटिस जो होता है डियर स्टूडेंट, वो सेंटर ऑफ द एटम होता है। अभी तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगा तो मेरा अगर आप मटेरियल साइंस देखोगे तो आपको ये चीज मजा आ जाएगा, है ना, कि लेटिस क्या होता है। कई सारे बच्चों को लगता है सर ये एटम एटम सब बोलता है, लेकिन एटम तो बड़ा होता है और सोलली में तो एक दूसरे के सटा रहता है, लेकिन सर ये इतना दूर दूर क्यों है? एक्चुअल में ये ना एटम का सेंटर होता है। अगर एक्चुअल में इसको मैं एटम में कन्वर्ट कर दूं ना, तो देखो मैं समझा रहा हूं, ये रह गया, ये एटम मेरा पहला, ये एटम मेरा दूसरा, ये एटम मेरा तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, 9 10 11 12 13 14 15। अब देखो ये सब सट जाएगा आपस में, ये सारे सारे टच हो गया ना, ये सब आपस में क्या कर जाएगा, टच कर जाएगा। तो बेसिकली लेटिस जो होता है ना, उस एटम का सेंटर को दिखाता है और उसी से काम बन जाता है, इसीलिए तो कहा गया यूनिट सेल, है ना, इसीलिए कहा गया, समझ गए। चलिए तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर आपका है इस तरह का स्ट्रक्चर, लेकिन वो स्ट्रक्चर अगर परफेक्ट स्ट्रक्चर है, मतलब एक अच्छी तरह से अरेंज वे में सजा हुआ है, तो लेटिस वाइब्रेशन के थ्रू बहुत अच्छी तरह से हीट को ट्रेवल करेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट को ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर मेरा वो परफेक्ट नहीं है, जैसे तैसे है, तो फिर ये 30% जो कहा ना, इसे बहुत कम से कम कर पाएगा। अब मैं यहाँ पे सरफराज में आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ, डायमंड, इसीलिए मैं डायमंड को लिया हूँ, क्योंकि ये अगर किसी बच्चे को आएगा ना, कंफ्यूजन अगर होगा, इसी में लाया हूँ। क्यों क्यों मैं डायमंड को लिया हूँ? क्योंकि देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान से, डायमंड हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी पाया जाता है। सोचो, मतलब कि जो कंडक्टर होता है उससे ज्यादा पाया जा रहा है आपके इंसुलेटर में। क्यों? देखो एक्सेप्शन क्यों कहा गया, बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। बताओ, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता है। मेरा बात समझे, मेरे फिर से समझो कि सर आपने कहा था कि मेटल वगैरह में जो मेटल्स रहता है ना, उसमें ज्यादा आपका हीट कंडक्ट करता है। दूसरा चीज, क्योंकि 70% सर अधिकतर आप देखोगा, अच्छा एक चीज बताओ, ज्यादा मेटल वगैरह में हीट ट्रेवल करेगा, जैसे धातु लोहा वगैरह में ज्यादा आपका गर्म लगता है या लकड़ी वगैरह में? आप बोलेंगे सर ओबियसली बात है लोहा वगैरह में, लोहा स्टील एल्यूमिनियम ये सभी चीज में, क्योंकि दीज आर मेटल्स। तो मेटल में या एलॉय में आपको ज्यादा देखने को मिला। क्यों? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, 70% आपका उसके वजह से होता है। लेकिन सोचो डायमंड एक तरह से मेटल भी नहीं है, उसके बावजूद भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा, फिर भी सबसे ज्यादा हाई थर्मल कंडक्टिविटी इसी का है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब जो ज्यादा हीट को ट्रेवल कर रहा। क्यों? बिकॉज परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बस इतना ये परफेक्ट होता है ना, इतना परफेक्ट होता है कि जो पूरी तरह से डोमिनेट कर जाता 30 आपका लेटिस वाइब्रेशन। मतलब कि जो 30% मैंने कहा ना, तो 30% को अगर मैं 100% मान लूं, तो यहां पे आपका 100% ये हीट को ट्रेवल करता है अपने पास, अपने से 100% हीट को पास कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका इतना अच्छा परफेक्ट स्ट्रक्चर रहता अंदर का, इसी के वजह से। क्लियर? ये हो गया आपका रीजन। इसलिए देखो ना, इसके नीचे आपका सिल्वर आता है, कॉपर आता है, एल्यूमिनियम, स्टील। सोचो ये सारा का सारा जिसमें 70% योगदान लगाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके वजह से। क्यों? क्योंकि इसका लेटिस जो होता है, मतलब कमी ही नहीं, सर्वगुण संपन्न जिसको नहीं कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर, इसलिए तो ये कीमती होता है। समझ गए?
चलिए, तो ये आपका रीजन हो गया। और जब बात करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का, तो ये अधिकतर आपके मेटल्स वगैरह में, एलॉय वगैरह में देखने को मिल जाता है। क्लियर। चलिए, तो देखो लेटेस्ट वाइब्रेशन यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लेटेस्ट वाइब्रेशन में भी है ना आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये तो हो ही गई, ये तो मैं बोल ही दिया, तो इसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे भी हर एक चीज को मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो। इसलिए अगर बेटर क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा तो ज्यादा वाइब्रेट करेगा, क्योंकि सटा हुआ है ना, तो ज्यादा दूर तक जाएगा और मोर हीट मेरा ट्रांसफर करेगा थ्रू दी लेटेस्ट वाइब्रेशन। ये भी पूरा पूरा कहानी जो है ये किसके लिए बताया गया है? लेटेस्ट वाइब्रेशन के थ्रू ही, लेटेस्ट वाइब्रेशन के थ्रू ही। और अगर मैं बात करता हूं किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन का, तो ये रहा फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से जाता है, ये ट्रेवल करता रह जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जाता है सॉलिड में, है ना। अंदर आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये आपका एटम्स है, दीज आर एटम्स, ये एटम्स है। एटम कभी मूव नहीं करता, उसके अंदर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन, और ध्यान रखना एटम का सेंटर है, क्योंकि एटम पूरा पूरा सटा हुआ रहता है आपस में, है ना। तो देखो एक पार्टिकल गर्म होता है तो वाइब्रेट करता, सामने वाले को फ्री इलेक्ट्रॉन गया, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन गया, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन गया, धीरे धीरे पूरा का पूरा देखो पूरा पार्ट में ये पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। ठीक है, लेटेस्ट वाइब्रेशन ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी लेटेस्ट वाइब्रेशन देख सकते हो। आई होप सो कि ये चीज आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस पूरा कहानी है, वेव के फॉर्म में ये जाता है। चलिए, अगर इतना चीज आपको समझ गए होंगे तो नाउ इट्स टाइम टू, सर कितने बजे तक क्लास चलेगी? चलेगी डियर आपका, मैं सोचा तो हूँ 1.5 घंटा, 10 PM के आसपास में लूंगा। ठीक है, अभी बस मुझे ये टॉपिक आप लोगों को करवाना, कंडक्शन इन फ्लूइड्स, ये मैं बता दूंगा। एंड बस कम से कम यहाँ तक मेरे को बताने दो, है ना। इसके बाद भले ये सबको बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक लास्ट मेरे को बताने दो, ये लास्ट आपका टॉपिक मेरे को बताने दो, ठीक है। बाकी थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो अभी मैंने थर्मल कंडक्टिविटी बड़ा थोड़ा बहुत बताया कि थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा पाया जाता है डायमंड का, लेकिन मैं अभी तक पूरा डेफिनेशन नहीं आपको दिया हूँ थर्मल कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे कोई बच्चे बोलेंगे सर थर्मल कंडक्टिविटी का ये कम होता ज्यादा होता है, ये दिस दैट। मैं आपको बस समझाया कि थर्मल कंडक्टिविटी मतलब थर्मल हीट को ज्यादा वो ट्रेवल करता है, जबकि वो मेरा एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स में नहीं पाया जाता। फिर भी क्यों, तो उसका मैंने समझाया क्योंकि उसमें बहुत अच्छा लेटेस्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो वाइब्रेशन के थ्रू, लेटेस्ट वाइब्रेशन के थ्रू 100% डोमिनेट होता है और हीट को ट्रेवल करता है पूरी तरह से। क्लियर। चलिए, अच्छा ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा, पहले इस टॉपिक को मुझे क्लियर कर देने दीजिए, फिर मैं आपको ले लूंगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कंडक्शन इन फ्लूइड, मतलब लिक्विड और गैस दोनों को यहाँ पे डाल दिया गया, इसमें फ्लूइड में डाल दिया गया, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था एक डेफिनेशन, क्या कहा था कि हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन इन दी सबस्टेंस लाइक सॉलिड, लेकिन मैंने कहा था लिक्विड में भी होता है। अब होता तो है कुछ ना कुछ कम, कितनों कम होता है, लेकिन होता है, इसलिए कंसिडर करना पड़ेगा। और गैस में भी ना के बराबर हो रहा है, लेकिन मतलब हो रहा है ना, कुछ ना कुछ कमी हो रहा ना, तो हो रहा, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करा गया है। देखो देयर इज ड्यू टू, अब होता क्यों है, क्योंकि शॉर्ट मूवमेंट होता, शॉर्ट मूवमेंट। जैसे देखो ना, ये पानी है, ये पानी मान लो गर्मा गर्म पानी है, और इस पानी में अगर आप चम्मच डाल दोगे ना, चम्मच डाल दोगे तो चम्मच भी गर्म हो जाता है, देखो पूरा पार्टिकल गर्म हो रहा है, तो शॉर्ट मूवमेंट होता है। मतलब कि आप बोलेंगे सर पानी फ्लो कर रहा है, उसके वजह से, फिर वो तो दूसरा चीज आ गया, वो दूसरा चीज आ गया, वो तो फिर आपका कन्वेक्शन चल गया, क्योंकि वहां पे क्या क्या मोशन कर रहा है पार्टिकल्स। पार्टिकल मोशन नहीं करना चाहिए, देखो दो कंडीशन मैंने कहा था, लेटेस्ट वाइब्रेशन, पार्टिकल वाइब्रेट करना चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अगर मैं यहां पे बात करूंगा लिक्विड में, तो मोशन अगर नहीं कर रहा तो शॉर्ट मूवमेंट हो सकता है, जब वो रेस्ट कंडीशन में था तब, कि जब मोशन करेगा तब तो कन्वेक्शन में आ जाएगा। तो जब वो रेस्ट कंडीशन में रहता है, रुका हुआ रहता है, तो थोड़ा सा मूवमेंट करता है चलने से पहले, है ना, ऑफ द लिक्विड एंड गैस, उसी टाइम पे पॉसिबल है ना, एज कंपेयर टू सॉलिड से तो बहुत कम करता है, लेकिन उसी टाइम में पॉसिबल है कि वो हीट को ट्रेवल करे थ्रू दी कंडक्शन। उसी टाइम में थोड़ा बहुत जो हीट कंडक्शन के थ्रू होता है, लेकिन मोर डोमिनेट। अगर मैं बोलूंगा कि लिक्विड में हीट ट्रेवल को मान लो 100% हीट का ट्रांसफर हुआ है, तो उसमें हमको लग रहा है कि 95 से लेकर 98% जो है हीट का कंडक्शन वो कन्वेक्शन के थ्रू होगा, है ना, कन्वेक्शन के थ्रू। बाकी 2% जो हीट है ट्रेवल वो आपका कंडक्शन के थ्रू हुआ होगा, उससे भी कम हो सकता है, समझ गए, उस तरह से कहानी समझ लो। यानी कि मान लो 100 डिग्री सेल्सियस गर्म की हो ना, तो 98 डिग्री सेल्सियस वो कन्वेक्शन के थ्रू गर्म हुआ है, 2 आपका कंडक्शन के थ्रू हुआ, वाइब्रेशन के थ्रू, या तो वाइब्रेशन
या अवेबिलिटी, तो वो डिपेंड करता है किस तरह का मटेरियल आप लेके चल रहे हो। वैसे लिक्विड है तो वहाँ पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो केवल आपका वाइब्रेशन ही होगा, तो लेटिस वाइब्रेशन बहुत कम है ना। वही कहा गया ड्यू टू विच कोलोजन ऑफ द मॉलिक्यूल, वही कोलोजन होता है, विल अकर एंड हीट एनर्जी विल ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल, ठीक है, अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख दिया गया कि अधिकतर मेटल का अगर मैं बात करता हूँ, धातु का बात करता हूँ, तो दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। तो हीट का अगर बात कर रहे हैं, क्यों, वही क्योंकि ये कहानी तो आपका जाता है वही फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का भी, इसी की वजह से गुड कंडक्टर है हीट का भी। तो कंडक्टर इज अ वेरी कंडक्शन इन अ गैस इज ड्यू टू द कन्वेक्शन, तो वही सेम कहानी चाहे गैस का भी मैं बात कर लेता हूं, तो गैस में भी जो कंडक्शन होता है किसकी वजह से होता है, आपका कन्वेक्शन की वजह से ही होता है, समझ गए। अगर सोल्ड कंडक्शन का बात करें बहुत ही ना के बराबर, बिकॉज गैस हैव नॉट शॉर्ट मूवमेंट, उसमें तो शॉर्ट मूवमेंट और नहीं होता है ना, बहुत नॉन नेग्लिजिबल के बराबर होता है, ठीक है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे आपका है कि यहाँ पे जैसे आपका हीट दिया गया और एक आपका बीकर में पानी को गर्म कर रहे हैं, बीकर में पानी को गर्म करें तो पार्टिकल थोड़ा गर्म हो रहा है और गर्म होकर मूवमेंट होकर ऊपर चल जा रहा है, देखो कुछ पार्टिकल ऊपर हो चल गया ना, और फिर जो ठंडा पार्टिकल है, देखो मेरी बात समझना, आप बोलेंगे सर ठंडा वाला पार्टिकल नीचे क्यों आ जा रहा है, इसके वजह से डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, जब कोई चीज को गर्म किया जाता है तो उसका हल्का हो जाता है, तो हल्का होकर ऊपर हो गया गर्म होकर, और जो फिर से भारी पार्टिकल है वो फिर नीचे आ जाता है, फिर वो गर्म होता है फिर ऊपर होता है, तो ये क्या बोलेंगे, ये कंडक्शन है कन्वेक्शन, ये कन्वेक्शन में आ जाएगा, दिस इज कन्वेक्शन, क्योंकि जहां पे जो मोलिकुल्स वगैरह है वो मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो ये फिर हम लोग बोलेंगे कंडक्शन है क्या, नहीं ये कंडक्शन नहीं है, अधिकतर यही देखने को मिलता है, समझ गए, समझिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर जो कर रहा है, यहाँ ध्यान देना, ये मोशन नहीं कर रहा है, बस वाइब्रेट कर रहा है, अगर आप ध्यान दिए होंगे वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट, जैसे मान लो मैं एक रेड को पकड़ता हूँ, ग्रे आपका, एक सेकंड, रेड आपके ब्लैक से, सॉरी, ये देखो ध्यान से, ये वाला पकड़ो, ये ध्यान दो, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, हिल रहा है केवल, है ना, हिल रहा है। अगर इस तरह से मोशन ट्रेवल कर रहा है, आई मीन हीट ट्रेवल कर रहा है दूसरे को धक्का देके, तो हाँ तब कह सकते हो कि हाँ ये मेरा फ्लूइड में कंडक्शन के थ्रू से हीट का जाना हो रहा है। क्लियर हो गया, चलिए। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिव मटेरियल फॉर हीट ट्रांसफर थ्रू द कंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडक्शन क्या होता है ये पूरा समझेंगे। ये बेसिकली बताता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को, कि हीट मेरा कितना ट्रांसफर है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना हीट मेरा गया है। जैसे कोई चीज गर्म है तो ठंडा कितना जल्दी हुआ है, उसी को थर्मल कंडक्टिव के थ्रू हम लोग देखेंगे। मटेरियल का एक तरह से प्रॉपर्टी होता है जो डिसाइड करता है कि कितना टाइम पे कोई चीज ठंडा या गर्म हुआ है ना। तो जितना ज्यादा जिसमें हीट रहेगा, हीट मेरा ज्यादा रहेगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी उसमें ज्यादा रहेगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अलग अलग मटेरियल में कितना थर्मल कंडक्टिविटी किसमें पाया जाता है, वैल्यू भी डिस्कस करेंगे, है ना। इसका यूनिट का भी बारे में बात करेंगे, वाट पर मीटर केल्विन होता है, लेकिन इसको हम लोग समझेंगे कब, जब हम लोग फूरियर लॉ पढ़ेंगे। फूरियर लॉ में इस यूनिट को हम लोग डेराइव करेंगे, डेरिवेशन के थ्रू समझेंगे, देन उसको हम लोग पूरी तरह से समझेंगे। फिलहाल मैं आपको रटाऊंगा नहीं, एक भी चीज नहीं रटाऊंगा, जब तक कोई चीज हम लोग पूरी तरह से समझेंगे नहीं, हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे। तो यहां तक रहने देते हैं। उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोग को बहुत पसंद लगा होगा, आप लोग को समझ में आया होगा। आज जो मैं जितना भी चीज पढ़ाया वो चीज मजेदार लगा होगा, नया चीजों को आप लोग सीखे होंगे। अगर आप पहले भी पढ़े होंगे तो आप नया चीजों को भी सीखे होंगे। और हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास कल में, तो आप लोग कल की क्लास में जरूर आइएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा कुछ क्वेश्चन था वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे सरिका का था कि सर देन डायमंड हीट पास हो जाता है बट वो डायमंड इंडिपेंडेंट टू हीट, मतलब क्या डियर, समझ नहीं आया। इंडिपेंडेंट ऑफ हीट क्या मतलब है, हीट पे तो डिपेंड करेगा ही डियर, हीट ट्रेवल करता है वो। आप पहले ये बताओ कि डायमंड जो होता है वो क्या होता है। वो एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल होता क्योंकि मेटल अगर रहता तो पूरी तरह से हीट ट्रेवल करता ड्यू टू लेटिस फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन चूंकि नॉन मेटल है लेकिन उसमें पाया जाता है क्या, लेटिस वाइब्रेशन। तो लेटिस वाइब्रेशन का 100% पूरी तरह से अपने आप को झोंक देता है, समझ गए। होता है ना हर कोई आपका कुछ 40% अपना इफिशियंसी यूज करता है, 60% 70%, वो 100% लेटिस वाइब्रेशन के थ्रू हीट को ट्रेवल करता है। इसीलिए सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक नॉन मेटल रहने के बावजूद भी सारे मेटल को टक्कर देता है, सारे मेटल से भी ज्यादा वो हीट को ट्रेवल करता है अपने थ्रू, राइट। क्या डायमंड को हीट इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं,
इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते हैं डियर, हीट डिपेंडेंट ही बोलेंगे, हीट पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, क्योंकि उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, क्योंकि हीट वो ज़्यादा करता है, तो आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हो, है ना। क्लियर। अभी आपको नेक्स्ट क्लास में ना वो चीज़ और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। जो आप क्वेश्चन पूछे अनुसारी का, वो आपको नेक्स्ट क्लास में जब मैं थर्मल कंडक्टिविटी बताऊंगा ना, तब आप उस चीज़ को समझ जाओगे, डोंट वरी, उस चीज़ का आपको नेक्स्ट क्लास में आंसर मिल जाएगा। हाँ, आप शायद इससे कंफ्यूज हो रहे हो कि डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन हाँ वो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। वो बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता, समझ गए। इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता, किसके वजह से? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, उसी की वजह से। ये बैड कंडक्टर क्यों होता है? ये जो डायमंड है ये बहुत ही बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। लेकिन वेरी गुड कंडक्टर, वेरी 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 गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वाई? बिकॉज क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता परफेक्ट। तो लेडीज वाइब्रेशन 100% यूटिलाइजेशन करके ये देख सकते हो सिल्वर से कितना गुना ज्यादा। सिल्वर का देख सकते हो 400 वाट पर मीटर केल्विन में हीट ट्रेवल करता है, और ये कहाँ 2300, है ना, 6 गुना ज्यादा कर रहा है। कॉपर के गुना तो आप देख सकते हो 7 गुना के आसपास, स्टील के कंपेयर में तो बहुत ज्यादा। तो समझ सकते हो कितना अच्छा है। नहीं, हीट का इफेक्ट पड़ता है डियर, ऐसा बात नहीं है, उसका कैपे उस तरह का रहता है ना, पर देखो मेरा बात समझना, वो पास कर देता अपने पास, है ना, तो डिपेंड तो पूरी तरह से करता ही है ना। पड़ता है, हीट का इफेक्ट पड़ता है, ऐसा बात नहीं है, सबका एक लिमिट होता है। दुनिया में हर एक चीज का एक लिमिट होता है, उस लिमिट से पास करके तो अभी होता है, वो ब्रेक डाउन कर जाता है। लेकिन ये इतना अच्छा स्ट्रक्चर, देखो ये कठोर भी क्यों पाया जाता है, कहा जाता है ना दुनिया का सबसे कठोर आपका डायमंड होता है, इसके भी रीजन आपका यही है, परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इतना परफेक्टली बाइंडेड रहता है ना कि इसको ब्रेक कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही सही तरीके से आपका ये रहता है। हाँ, अगर अगर ये चीज होता कि फर्क नहीं पड़ता तो सबका मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो भाई है, जैसे देखो ना यहाँ पे रुपेश बोले कि सर डायमंड का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, वही बात है, अगर मेल्टिंग पॉइंट है यानी कभी ना कभी तो वो ब्रेक करेगा, है ना। कोई मेरे को बता मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है डायमंड का, बताओ, अगर आपको पता है तो मेरे को बताओ। मेल्टिंग पॉइंट पता कितना होता है? देखो आप समझ लो, 3550 सेल्सियस, 3550, समझ गए। अब ये एक मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे कि यहीं पे अगर आप मान लेते हैं कि जैसे लोहा जानते हो ना, लोहा, है ना, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पता कितना होता है? 1500 के आसपास। 1500, कोई 38 बोलेगा, कभी आपका 1540 कहा जाता है डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप समझ लो, इससे दुगना से भी ज्यादा तब जाके उसका मेल्टिंग पॉइंट है ना। तो आप बोले जैसे हीट पे डिपेंड नहीं करता, हीट पे डिपेंड नहीं करता, कितना गर्म कर लो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये जो टेम्परेचर रेंज है बहुत ज्यादा होता है ना, समझ रहे हो। लोहा को 1500 में पिघल जाएगा, पूरा पानी बन जाता है, उसके भी दुगना दे दोगे ना, 15 दूनी के 30, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना होता है ना। मतलब समझ लो कि दुनिया का हर एक चीज पिघल के राख हो जाएगा। अगर मान लो कभी दुनिया में आग लग जाए और डायमंड भी रहे कोई, तो आपका घर पूरा राख हो जाएगा, आपका बाइक, साइकिल, स्टील का बना हुआ हर एक चीज वो सब पानी पानी हो जाएगा, लेकिन डायमंड जैसा का तैसा चमकते रहेगा। क्यों? क्योंकि मान लो आप आग लग रहा 2000 डिग्री सेल्सियस में, तो 2000 में तो स्टील, कास्ट आयरन सब अधिकतर एलॉय भी है ना, 2000 2500 के आसपास में सब खत्म हो गया, है ना। लेकिन ये भाई साहब डायमंड तब भी चमक रहा है, क्योंकि इसको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो चूंकि बहुत हाई रहता है इसलिए आपको लग नहीं रहा, लेकिन सबका एक लिमिट है ना, तो डिपेंड करता है। हाँ, टंगस्टन तो वो तो एलो एलिमेंट है ना, ये तो प्योर नेचुरली अकर होता है, समझना डियर। सुलभ शक्ति कई सारा अगर एलो एलिमेंट का इतना टेम्परेचर है तो उसको बनाया गया है एक्सपेरिमेंटली, हम लोग चीजें किए हैं, लेकिन ये भाई साहब तो नेचुरली है, इसको ऐसा थोड़ा ना। हाँ, डायमंड आज के टाइम में बन भी रहा है एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन ये नेचुरली ऐसा बनाया गया इतना कठोर चीज, इसे दुनिया का सबसे कठोर कहा जाता है। एक बनाना अलग बात है और एक मिलता अलग बात है। चलिए, क्लियर हो गया डियर। सो हम लोग मिलते हैं कल, राइट।
तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या क्लियर है? अब मैं क्लास को ऑफ करूं क्योंकि जो और एक क्लास जो वो लेना है। चलिए, और जितने स्टूडेंट है जो बैच में ज्वाइन नहीं किए फटाफट जाओ बैच में ज्वाइन कर लो, है ना, बैच में ज्वाइन कर लो। अगर आपको प्रिपरेशन करना बीपीएससी का तो आपका लास्ट डेट जो है वो शायद 18 अप्रैल तक, 15 16 या 18 अप्रैल तक है। प्लीज़ ये चीज़ को देख लेना, मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हाँ आपको ज्वाइन करना तो 7999720833 इसमें आप कॉल कर लेना। और कोई भी कूपन कोड चल रहा नहीं चल रहा, ऑफर वगैरह है, ये आपको इससे पता चल जाएगा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। A to Z यहाँ पे पता कर सकते हो। टेक्निकल नॉन टेक्निकल टोटल हम लोग पढ़ा रहे हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एमसीक्यू दे रहे हैं, मतलब आपको जो भी चीज़ है वो को मिल रहा है। आप ज्वाइन करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा फ्रूटफुल रहा और 100% अच्छा पढ़ोगे तो सिलेक्शन आपको कोई रोक नहीं सकता। और लास्ट, अगर सारे बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हो तो आप लाइक कर दो, है ना। और लाइक करने के साथ साथ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सुलभ शक्ति, गुड नाइट रुपेश, गुड नाइट शुभेंद्र, गुड नाइट सरिका, गुड नाइट सरफराज, गुड नाइट सिल प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना। गुड नाइट डियोक लाइफ, गुड नाइट विकास, गुड नाइट, है ना, प्रियंका, राजेन, गुड नाइट, है ना, सुमित वेरी गुड नाइट डियर। तो सारे स्टूडेंट जितने भी हैं, अभिषेक, चंदन, सारे स्टूडेंट को वेरी गुड नाइट डियर। और मोस्ट वेलकम डियर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलिए, प्रियंका वेरी गुड नाइट डियर, सरफराज गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट डियोक लाइफ, वेरी गुड नाइट डियर, वेरी गुड नाइट। गुड नाइट विकास, गुड नाइट विकास। चलिए।